चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अब बेटा इन सब सवालों पे आपको टाइमर दिया जाएगा, इन सभी सवालों पे आपको टाइमर दिया जाएगा और वो भी जो बहुविकल्पी सवाल होंगे जिनमें कोई गणना नहीं करनी है, वो 30 सेकंड बटे में कितना हो जाएगा 1.6 10 घात कितना हो गया 15 हो गया 15 6 है, खाली 6 है, 1.6 नहीं 6 है, 6 गुणे 10 घात कितना हो गया बेटा 15 हो गया। हमने कहा कि जब 1 बटे में होता है तो उल्टा हो जाता है 1.6 10 घात कितना हो गया माइनस का 19, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 6 गुणे 10 घात कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो बताओ 1.6 6 से गुणा करके कितना करेगा? ऑडियो वीडियो सब कुछ आपको क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? आज हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से वैद्युत धारा में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है इस हफ्ते हम लोगों ने वैद्युत धारा में जो कुछ भी चीजें पढ़ी हैं उन पे हम आज क्वेश्चंस आपको लेके आएंगे, दिखाएंगे। उन क्वेश्चंस को आप बारी बारी से सॉल्व करेगा, बहुविकल्पी सवाल होंगे, बहुविकल्पी के बाद में न्यूमेरिकल और तगड़े तगड़े लेके आता रहूंगा, न्यूमेरिकल और तगड़े लेके आऊंगा। लेकिन आज सबसे पहले इस चैप्टर में वैद्युत धारा में हमने जितना भी पढ़ा है, वैद्युत धारा में हमने जितना भी पढ़ा है उन सब पे आज आपको मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, बहुविकल्पी कराने वाला हूं। देखिएगा, वैद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 है। अब ये लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आज कंप्लीट करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न जो इस हफ्ते हम लोगों ने पढ़ाई की है। उस हफ्ते में हम लोगों ने बहुविकल्पी क्या क्या सीखा, चलिए आइए इसके बारे में आज बात करते हैं। ठीक, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सभी बोर्ड के बच्चों के लिए, जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, सबके लिए कंटेंट सुपरफिशियल है, बहुत बढ़िया है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल देखिएगा, चलिए न्यू इन्वेंशन, हाँ विकास सैनी नाम लिख दिया करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए बताइए, आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? प्रीतम कुमार IIT बताइए, आवाज क्लियर आ रही है? रोहित आवाज क्लियर है? विनय, अंकज आवाज सबको क्लियर आ रही होगी? चलिए ओम नारायण भी है क्लास में, चलिए ओम नारायण भी है क्लास में, जल्दी फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। सवाल एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं। किसी चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अब बेटा इन सब सवालों पे आपको टाइमर दिया जाएगा, इन सभी सवालों पे आपको टाइमर दिया जाएगा और वो भी जो बहुविकल्पी सवाल होंगे जिनमें कोई गणना नहीं करनी है ज्यादा, वो पे 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। 30 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा, आप सोचिए और उत्तर दीजिए। 30 सेकंड का समय आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है? उमाकांत वॉइस नहीं आ रही है? बिल्कुल वॉइस तो आ रही है यार, प्रॉपर वॉइस आ रही है। वॉइस तो क्लियर आ रही है, वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। बाकी लोगों को किसी और को वॉइस में दिक्कत आ रही है? बताइए, किसी और को वॉइस में कहीं दिक्कत है? शुभू, बिल्कुल पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। हम लोग ऑलरेडी पूरा सिलेबस कवर करने के डायरेक्शन से ही चल रहे हैं ना, उसी मोटिवेशन से ही चल रहे हैं कि पूरा सिलेबस कवर करना है। हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर खत्म कर दिए, हम तीसरे चैप्टर पे आ गए। मैथ्स में 4 चैप्टर खत्म हो गए, 5वें पे आ गए। तो खत्म करना है इसीलिए पढ़ाया जा रहा ना, खत्म करना है इसलिए पढ़ा रहे हैं। चलिए सेशन को आप शेयर करिए, क्योंकि जो सवाल आए हैं वो यूपी बोर्ड 2015 में आया हुआ सवाल है, ये परीक्षा में आया हुआ सवाल, इसलिए सवालों से एकदम कोई मजाक ना करेगा। जो टाइमर आपका खत्म हुआ उस टाइमर के अकॉर्डिंग आपको सारे सवालों के जवाब देने हैं। टाइमर यहाँ चलता रहेगा, टाइमर यहाँ चलता रहेगा, उस टाइमर को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको सवालों के सारे जवाब देने हैं, सवालों के जवाब आपको उसी के अकॉर्डिंग देने हैं। चलिए शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। देखिए शुरू करते हैं। हमको बताया गया कि 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, बोला गया है 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो 3.2 एम्पीयर की धारा, देखो जरा, धारा का मान दिया है, मतलब हमको करंट का मान दिया है बेटा, करंट का मान दिया है, आई का मान दिया है, कितना दिया है 3.2 एम्पीयर। ये कह रहा है 3.2 एम्पीयर का मान दिया है। धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब होता है टी का मान 1 सेकंड, प्रति का मतलब 1 सेकंड। कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, मतलब एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। बेटा हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं आई बराबर होता है क्यू बटे कितना होता है टी होता है, आई बराबर क्यू बटे टी होता है। और क्यू बराबर क्या होता है बेटा, एनी होता है, तो एनी बटे टी हो जाएगा, हो जाएगा एनी बटे टी हो जाएगा, एनी बटे टी हो जाएगा। तो देखो यहां से धारा का मान क्या दिया है, धारा का मान कितना दिया 3.2, तो लिखिए 3.2 बराबर कितना हो जाएगा, एन तो निकालना ही है, संख्या निकालनी है। और कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 और गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 19 हो जाएगा। और समय का मान कितना दिया है, 1 सेकंड दिया है, दिया 1 सेकंड। अब देखिए जरा क्या आएगा, यहां आ गया आई का मान रख दिया, एन का मान रख दिया, एन रख दिया, इलेक्ट्रॉन का मान, टी का मान। 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अब बताइए जरा, एक का इधर गुणा करोगे 2 ही आएगा, और 10 घात 19 है, 10 घात 19 से नीचे आके 10 घात माइनस 19 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, खाली n बचेगा। अब ये ऊपर लेके जाओगे तो n का मान आ जाएगा 2 गुणे 10 घात कितना आ जाएगा बेटा, 19 आ जाएगा। जो लोग 5.2 आंसर कर रहे हैं वो लोग 5.2 आंसर क्यों कर रहे हैं, वो लोग 5.2 आंसर क्यों कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही इसका आंसर होगा, इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा। 2 गुणते 10 घाते कितना, माइनस 19। 2000 किस में आया, 2015 में सवाल आया हुआ बोर्ड पेपर में, 2015 में सवाल बोर्ड पेपर में आया हुआ है, इसलिए सवालों को थोड़ा सही से पढ़िए तब उनके जवाब दीजिए, ठीक है? सवालों को सही से पढ़िए तब उनके आंसर दीजिए, सवालों को पढ़िए, पढ़िए, अपना पूरा समय आप लीजिए, समय लीजिए, 20 सेकंड तक सवाल को अच्छे से पढ़िए, समझिए, तब उत्तर दीजिए। हड़बड़ाहट में कोई उत्तर नहीं देगा,
हड़बड़ाहट में कोई उत्तर नहीं देगा। चलिए बेटा, टाइमर स्टार्ट होता है आपका, टाइमर आपका स्टार्ट होता है। चलिए सवालों का जवाब दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 गुणे 10 घात 15, कितना लिखा बेटा? 10 घात 15 लिखा है, याद रखिएगा। ये 10 घात 15 है, ये 10 घात 15 लिखा हुआ है। 10 के घात में कितना लिखा हुआ है? 15 लिखा हुआ है। 6 गुणे 10 घात 15, ये 6 गुणे 10 घात कितना है? 15 है। हल करते रहिए आप लोग, हल करते रहिए। 6 गुणे 10 घात में 15 है। 6 गुणे 10 घाते 15 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है। तो लूप में धारा का मान कितना होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शुभ मैम, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम नीचे से उठा के लेके आता हूं मैथ्स में। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में मैथ सिखाता हूं, बहुत नॉर्मल तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से कर ले जाओगे। चलिए प्रणाम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए शिवम बायस भी आ चुके हैं, हेलो। सुमित ठाकुर भी आ गए हैं क्लास में, नमस्ते। चलिए चलिए देखिए, इस सवाल को कैसे आप लगाएंगे, सवाल को कैसे लगाएंगे आप देखिए। इलेक्ट्रॉन है, वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, इतना चक्कर प्रति सेकंड। अच्छा बताओगे चक्कर प्रति सेकंड को क्या बोला जाता है? चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड को हम लोग बेटा आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। याद है कक्षा 11 में पढ़ा था आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में दोलनों की कितनी संख्या होती है, एक सेकंड में कितने दोलन हुए, मतलब कितने ऑसिलेशन एक सेकंड में कंप्लीट हुए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। का मतलब होता है एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या। एक पहिया है, एक सेकंड में कितनी बार घूम रहा है। पंखा है, पंखा एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, सब क्या बेटा? उसका फ्रीक्वेंसी है। और हम जानते हैं कि आवृत्ति का उल्टा आवृत्ति का उल्टा कर दिया जाए तो एक बटे क्या होता है बेटा? आवर्तकाल होता है। क्या होता है? आवर्तकाल होता है। एक बटे क्या होता है बेटा? आवर्तकाल होता है। तो बताओ आवर्तकाल को क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। और आवृत्ति को क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये टाइम पीरियड हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गया। आवृत्ति का उल्टा होता है एक बटे टाइम, मतलब कि टाइम पीरियड, आवर्तकाल जो होता है वो आवृत्ति का उल्टा होता है। आपको यहाँ क्या दिया गया है? इतना चक्कर प्रति सेकंड। जब भी चक्कर प्रति सेकंड दे दे, कितना चक्कर एक सेकंड में, तो वो हमेशा आवृत्ति का मान होता है। किसका मान होता है बेटा? आवृत्ति। अगर आवृत्ति का मान, अगर आवृत्ति का मान दे दिया आपको, कितना दे दिया? आवृत्ति का मान आ गया 6 गुणे 10 घात कितना हो गया? 15 हो गया। 6 गुणे 10 घात कितना हो गया? 15 हो गया। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है यानी कि आवर्तकाल का मान। अगर आपको आवर्तकाल चाहिए, आवृत्ति का मान तो आ गया, आवर्तकाल का मान चाहिए, तो 6 गुणे 10 घात कितना करना पड़ेगा? नीचे 15 करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। अगर आवृत्ति पता है तो आवर्तकाल उसका उल्टा होता है, आवर्तकाल उसका उल्टा होगा। हम आपसे कह रहे हैं धारा का मान पूछा है। क्या पूछा है बेटा? धारा का मान पूछा है। तो धारा कितनी होती है? आई बराबर कितना होता है बेटा? क्यू बटे कितना होता है? टी, मतलब टाइम होता है। कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऊपर लिखो 1.6 10 घात कितना हो जाएगा? माइनस का 19। और टाइम, टाइम कितना निकला बेटा? तुम्हारा टाइम देखो, टाइम कितना निकला है? 1 बटे में कितना हो जाएगा? 1.6 10 घात कितना हो गया? 15 हो गया। हो गया 15, 6 है, खाली खाली 6 है, 1.6 नहीं 6 है। 6 गुणे 10 घात कितना हो गया बेटा? 15 हो गया। हो गया। हमने कहा कि जब एक बटे में होता है तो उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 1.6 10 घात कितना हो गया? माइनस का 19। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 6 गुणे 10 घात कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हो जाएगा। तो बताओ 1.6 6 से गुणा करके कितना कर लेगा? 96, 9.6। और यहाँ माइनस 19 में से 15 गया, 10 घाते कितना बचेगा? माइनस का 4 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? माइनस का 4 बचेगा, माइनस 4 बच जाएगा। अच्छा देखिए 10 घात माइनस 4 तो हो गया। अगर हम दशमलव को इधर लाना चाहते हैं, इधर लाना चाहते हैं, तो 0.96 कर दें और 10 घात यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 3 बचेगा, बचेगा। आपके किसका मान आया? ये करंट का मान आया है, एम्पियर, मतलब धारा का मान आया है एम्पियर में, 0.96 एम्पियर। अच्छा बताओ 0.96 10 घाते क्या बेटा? -3 है, एम्पियर है। 10 घात -3 है ना। अगर ये 10 घात -3 नहीं होता, नहीं होता तो यही आंसर हमारा किस में आता बेटा? मिली एम्पियर में आता। मिली से एम्पियर में बदलने के लिए 10 घात -3 से गुणा करते हो ना। तो अगर 10 घात -3 है तो इसका मतलब आंसर किस में होगा? मिली एम्पियर में होगा। तो 0.96 मिली एम्पियर में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। बताइए शिवम यादव, फिजिक्स केमिस्ट्री टफ नहीं है बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री टफ नहीं है। ठीक है, टफ नहीं है, बहुत बेसिक से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, टफ नहीं है, इसको बहुत बेसिक से पढ़ने की जरूरत है। हमने कहा ना कि हमने इस सारे चीजों के नोट्स वगैरह, इस सारे चीजों के नोट्स वगैरह टेलीग्राम में देखिए ऊपर लिंक पिन करके दिया गया है, लिंक पिन करके दिया गया, आप वहां से जाके टेलीग्राम से सारे नोट्स सोल्यूशन के साथ, ये पूरे सोल्यूशन के साथ वहां से जाके पा सकते हो। तो जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो लोग लगातार चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि वहां से आपको नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, वहां से आपको नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। चलिए बताइए, सबको समझ में आया?
हमको चक्कर प्रति सेकंड दिया था, तो मैंने पहले आवृत्ति निकाल ली। आवृत्ति का उल्टा कितना होता है बेटा? टाइम पीरियड, मतलब आवर्तकाल। और टाइम का मान नीचे रखा, आवेश का मान इलेक्ट्रॉन से हमको मिल गया था, रख दिया नीचे और गुणा करके आंसर निकाल लिया। लास्ट में गेम खेलना है तुमको कि 10 घात -3 है, तो 10 घात -3 को हम लोग मिली एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिली एम्पियर। तो आंसर भी किसमें लिखेंगे बेटा? मिली एम्पियर में लिखेंगे, मिली एम्पियर में लिखेंगे। अगर यही 10 घात -6 बनता तब किसमें करते बताओ? अगर यही 10 घात -6 बनता तो आंसर क्या होता? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल शिवम, पूरे ईयर पढ़ाया जाएगा, यूपी बोर्ड का ही पढ़ाया जाएगा, यूपी बोर्ड का पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, अरे चिंता एकदम नहीं करनी है। जून आ गया, जून आ गया, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सब आ जाएगा। हमारा तो टारगेट है कि हम अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर देंगे, ताकि एक बार और फिर से रिवीजन किया जा सके। हमारा तो टारगेट ये है कि सिलेबस को कम से कम 2 बार फिनिश करने के बाद रिवीजन किया जाए। इसलिए एक बार खत्म होने की चिंता मत करिए, वो खत्म होगा ही होगा, वो खत्म होगा ही होगा। चलिए, एकदम चिंता मत करिए। चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपने डायरेक्ट किया कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट किया तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस आंसर आने से मतलब है। 0.96 मिली एम्पियर आएगा। अगर ये 10 घात -6 आता बेटा तो आंसर माइक्रो एम्पियर बनता। किसे बनता? माइक्रो एम्पियर में बनता। जो लोग माइक्रो आंसर करते वो उनका आंसर एकदम सही होता है। ठीक है, जो लोग भी अगर अगर ये 10 घात -6 होता तो माइक्रो एम्पियर में आंसर बनता। चलिए बेटा, अगले सवाल में आइए और सवाल पढ़िए और सही सही इसका आंसर दीजिए। सवाल पढ़िए और सही सही आंसर इसका दीजिए। चलिए चलिए, बताइए सिद्धार्थ। हाँ बेटा, हिंदी इंग्लिश भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, चिंता मत करिए, एकदम चिंता मत करिए, हिंदी इंग्लिश भी शुरू होने वाला है। देखिए, भूमि शर्मा बायो की क्लास, बिल्कुल भूमि, आप बहुत दिन से हमें कह भी रहे हो कि सर प्लीज बायो क्लास स्टार्ट कीजिए। हम लोग भी लगातार उसी पे काम कर रहे हैं बेटा, हम लोग भी लगातार उसी पे काम कर रहे हैं। बायो की क्लासेस भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन आप मत लीजिए। चलिए, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, ठीक है, चलिए ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, हाँ चैनल नया है, लेकिन ये चैनल नया है, ये चैनल नया है। हम लोग जिस मेन चैनल के थ्रू काम करते हैं वो चैनल नया नहीं है। ठीक है, ये चैनल नया नहीं है, आप ये चैनल देखिएगा, ये चैनल नया नहीं है। इस चैनल को तो टाइम हो गया। बस इसी चैनल की एक पहल है कि ये चैनल हायर एजुकेशन में काम करता है। इस चैनल की एक पहल है कि हम लोगों को लोअर एजुकेशन, मतलब कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों को भी आगे तक काम करना चाहिए। और देखिएगा, काम करने का जो तरीका है, काम करने का जो हमारा तरीका है, हम काम ही इसीलिए करते हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं इस तरीके से वो लेवल को टच कर पाए। जैसे सवाल तो लगवाना, तो हम बोर्ड का सवाल तो आपको लगवा ही रहे हैं ना, बोर्ड का सवाल तो हमको लगवा ही रहे हैं, सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। तो हमारा तरीका ही रहता है कि हम आपको ऊपर तक लेके जाएंगे। हम तो आपको ऊपर तक लेके जाएंगे। तो सवाल देखिए कहाँ आया हुआ है, सवाल देखिए आप कहाँ आया है, जेई मेंस 2015 में आया हुआ है। सवाल जेई मेंस 2015 में आया और मेरे बताए गए तरीकों से आप इस सवाल को उड़ा के रख देंगे तुरंत। इस सवाल को आप उड़ा देंगे। देखिए जेई में आया हुआ है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, नीट का क्वेश्चन है, अगला सवाल नीट का क्वेश्चन है। तो हमारे लेवल ही ऐसे रहेंगे, हम इसको ऊपर तक लेके जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको हम जेई नीट तक के सिखाएंगे, ताकि ये बोर्ड एग्जाम तो खत्म हो जाएगा नेक्स्ट साल में, तो क्या जिंदगी भर बोर्ड ही देते रहोगे? जिंदगी भर बोर्ड तो देना नहीं है, आगे उसकी भी जाना है ना भाई, उसके भी तो आगे जाना है। तो चलिए बताइए, बताइए क्या आया ये, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया? यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग vd, अगर इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग vd और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? आपसे पूछा है कि vd में और E में कैसा रिलेशन होता है, क्या ई का स्क्वायर होता है या खाली ई होता है, ई का क्यूब होता है? आपको यही सारी चीजें बतानी है, यही सारी चीजें बतानी है। देखो, जब मैं करा रहा था आपको ओम के नियम का सत्यापन, जब मैं आपको ओम के नियम का सत्यापन करा रहा था, वो भी अपवाह वेग के हिसाब से, तो मैंने आपको बताया था कि ई बराबर कितना होता है बेटा, वी बटे कितना होता है, एल होता है, ई बराबर वी बटे एल होता है। और एफ बराबर एम ए से मैंने एक फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाया था कि ए बराबर कितना हो जाएगा, एफ बटे कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, एफ बटे कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपको ई पता चल गया है, ई पता चल गया है, तो ई के हिसाब से आपको वीडी का मान निकालना होता था। आप वीडी का मान निकालते थे। वीडी का मान क्या था बेटा? ए टाउ आता था, वीडी का मान आता था ए टाउ। और यहां से एक्सिलरेशन की वैल्यू आती थी ईवी अपॉन एमएल। कितनी बेटा? ईवी अपॉन कितना था? एमएल आता था। तो वही वैल्यू रखते थे यहाँ पे उठा के, देखिए ई बटे एल वाली वैल्यू, ई वी बटे एल वाली वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रखते थे और निकाल लेते थे यहाँ से टाउ की वैल्यू, ऐसे निकालते थे। तो बताइए, जो वीडी आता था फॉर्मूले में, जो भी हमारा वीडी डेरिवेशन देखिएगा, डेरिवेशन देखिएगा मैंने किया है। वीडी बराबर जब ए टाउ आया था और ए का मान रखा गया था, तो ऐसे रखा गया था कि ई वी अपॉन कितना होगा, एमएल, और बगल में कितना रहेगा बेटा? टाउ रहेगा। तो देखिए जरा कि वीडी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है। वीडी जो है वो डायरेक्टली ई के क्या है बेटा? प्रोपोर्शनल होता था, डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होता था, कहीं स्क्वायर नहीं था, कहीं क्यूब नहीं था।
कहीं स्क्वायर नहीं था, कहीं क्यूब नहीं था, ठीक है, कहीं स्क्वायर नहीं है, कहीं, हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, विकास सैनी एकदम सही आंसर दिया आपने, एकदम सही आंसर दिया है। डायरेक्ट आंसर होता था, मतलब वीडी का ई के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो वीडी ई के साथ डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती में रहेगा और किसी सिंबल के साथ नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब बताइए, प्रतिरोध की विमा आपसे पूछी गई है, प्रतिरोध की विमा आपसे पूछी गई है, और जल्दी बताइए, जल्दी बताइए प्रतिरोध की विमा क्या होगी। प्रतिरोध की विमा आपसे पूछी गई है, तुरंत बताइए प्रतिरोध की क्या विमा होगी, जल्दी बताइए। खुशबू शर्मा भी क्लास में है, शिवम यादव भी हैं, चलिए बताइए, तुरंत बताइए। प्रतिरोध की विमा बताइए, प्रतिरोध की विमा, जल्दी बताइए प्रतिरोध की क्या विमा होगी। टाइम खत्म हो रहा है आपका, समय आपका खत्म हो जाएगा, जल्दी ही तुरंत बताइए प्रतिरोध की विमा क्या होगी। प्रतिरोध हमें आर की विमा चाहिए, ठीक है, हमें आर की विमा चाहिए, प्रतिरोध में हमें आर की विमा चाहिए होती है, आर की विमा चाहिए होती है। टाइमर खत्म हुआ आपका, टाइमर खत्म हुआ आपका, ठीक, आर की विमा चाहिए, तो वी बराबर कितना होता है बेटा, आई आर, वी बराबर कितना होता है, आई आर। पहले आपको लिखना पड़ेगा वी की विमा, वी की विमा लिखने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वी बराबर कितना होता है, डब्ल्यू बटे क्यू, और डब्ल्यू का विमा कितना होता है बेटा, एम एल टू टी माइनस टू होता है, और बटे में कितना होता है, एटी चार्ज का होता है, आवेश का होता है। ऊपर जाएगा कितना बन जाएगा, एम एल टू टी पावर माइनस थ्री हो जाएगा, और ए पावर माइनस वन हो जाएगा। ये हमारा विमा किसका होता है बेटा, वी का। किसका विमा है, ये वी का विमा है। अगर आपको आर की विमा चाहिए, प्रतिरोध की विमा चाहिए, तो यहां से क्या करना पड़ेगा, वी बटे आई करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा। तो आपको वी की विमा बटे आई की विमा करोगे तो आर की विमा मिलेगी। तो ये रहा वी की विमा, वी की विमा, वी की विमा ऊपर लिख दो, एम एल टू टी पावर माइनस थ्री और ए पावर माइनस वन हो जाएगा। और आई, आई क्या होता है बेटा, ए होता है, कितना होता है, ए होता है। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ए का पावर वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री, और ए का पावर कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, हो जाएगा एम एल टू टी पावर माइनस थ्री। देखिए कहाँ है, एम एल टू है, टी पावर माइनस थ्री और ए का पावर माइनस टू है। एम होना चाहिए, एम देखो ये है, लेकिन यहाँ टी का पावर माइनस थ्री नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, एम टू है ही नहीं, और ए का पावर माइनस टू है, माइनस थ्री नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। क्वालिटी मेरे हिसाब से एकदम सही है, क्वालिटी मेरे हिसाब से सही है एकदम। पेपर एक क्वेश्चन है, ये सब पेपर एक क्वेश्चन है, इसलिए कट पेस्ट करने में थोड़ी सी ब्लरनेस आती है, लेकिन सही है, चलेगा। ठीक है, चलिए मैं पूरा क्वेश्चन खुद ही पढ़ता हूँ, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद पढ़ता ही हूँ, ठीक। देखिए, चलिए आगे देखिए। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, सवाल का टाइमर लगाता हूं फिर करता हूं आप लोगों के लिए, जल्दी बताइए, चलिए जल्दी बताइए, चलिए। हाँ आयुष आप थोड़ा लेट आए आज क्लास में, आयुष थोड़ा लेट आए आप, जल्दी बताइए। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, चालकता कितनी होगी। प्रतिरोध 500 ओम है, प्रतिरोध 500 ओम है, चालकता आपसे पूछी गई है, जल्दी बताइए। प्रतिरोध 500 ओम दिया हुआ है, वैद्युत चालकता आपसे पूछी गई है, कौन कौन आंसर कर रहा है। चलिए सोच लीजिए, सोच लीजिए, समय आपके पास है, समय आपका अपना है, सोचिए फिर आंसर दीजिए, सोचिए फिर आंसर दीजिए। चलिए भूमि शर्मा, ओम नारायण, शिवम भाई, सबका आंसर आ रहा है कि सर ए होना चाहिए, सबका आंसर आया कि सब आंसर ए होना चाहिए, आंसर ए होना चाहिए। अंकज भी यही कह रहे हैं, खुशबू भी यही कह रही हैं, ठीक है। चलिए, खुशबू भी कह रही है, आकाश का आंसर भी ए ही है, आकाश का आंसर भी ए ही है। तो देखिए प्रतिरोध का मान दिया है, अगर अगर प्रतिरोध का मान दिया है 500 ओम, 500 ओम दिया है, तो चालकता हमेशा प्रतिरोध का उल्टा होता है, मतलब कि जी बराबर होगा एक बटे आर, एक बटे आर मतलब एक बटे कितना बेटा 500, एक बटे 500। सिंपल मतलब हो गया कि इसको लिख सकते हैं 5 गुणे कितना बेटा 100, 5 गुणे 100, तो 5 से भाग दोगे तो एक में दोगे तो 5 से भाग दोगे 0.2 बार में कट जाएगा, और बटे में क्या बेटा 100 है, 100 है तो क्या हो जाएगा, देखो 100 होने का मतलब दो अंक और खिसक जाएगा आगे, 2 अंक और खिसकने का मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, ओम का उल्टा ना, ओम का उल्टा, क्योंकि आर का उल्टा होता है तो ओम का उल्टा होगा 0.002, 0.002 ओम। जो लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर किए हैं, बिल्कुल सही आंसर किए हैं, ठीक है, 0.002 ओम एकदम सही आंसर, एकदम सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए अगले सवाल पे आइए, अगले सवाल पे आइए। अब बताइए इसका आंसर, इसका आंसर बताइए। तांबे के तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, तांबे के तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, तो प्रतिरोध में कितना चेंज आएगा ये आपको बताना है, प्रतिरोध में कितना चेंज आएगा आपको ये बताना है, ठीक है, कितना चेंज आएगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर दिया था प्रांशु आपने, 2 गुणे 10 घात माइनस 3 ओम का इनवर्स होगा। चलिए शुभम का आंसर भी सही था, राज राजा का आंसर भी एकदम सही है। एक तांबे को तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा आपको ये बताना है।
ठीक है, देखो लंबाई बढ़ाई जाती है। पहले आप ये बताइए मुझे, पहले आप यही बताइए मुझे कि लंबाई के बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है या घटता है? कौन बताएगा, जल्दी बताइए। लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घटता है या बढ़ता है? लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घटता है या बढ़ता है? ये बात कौन बताएगा, ये बात कौन बताएगा? लंबाई का मान अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा या बढ़ेगा? जल्दी बताइए भाई। लंबाई बढ़ा रहे हो शुभम, लंबाई अगर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। कल बताया था ना, कल बताया था कि लंबाई को भाई 2 गुना कर दिया गया था तो प्रतिरोध का मान 4 गुना हो गया था। 4 गुना हो गया था, बताया था ना कि लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और एरिया का मान घट जाता है। एरिया का मान घटता है, लंबाई बढ़ा दोगे भाई, इसी खींच दोगे, अगर आगे खींच दोगे तो देखो एरिया का मान कम पतला हो जाएगा, ये एरिया का मान कम हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक है। तो 1% की वृद्धि होगी कि 2% की वृद्धि होगी भाई? देखो अब मैं बता रहा हूं, सुनो देखो कैसे होगा। हमने कहा कि अगर आप 1% की वृद्धि कर रहे हो ना, 1% की वृद्धि कर रहे हो, इसका मतलब 1% का मतलब कितना होता है? 1% का मतलब एक ही ना, अगर 100 था तो 100 से कितना हो गया बेटा? 101 हो गया। 100 से कितना हो गया? 101 हो गया, 101 हो गया। अच्छा देखिए 101 कितने पर हुआ पहले? अब देखो 100 था पहले, पहले 100 था, अब ये 101 हो गया है, 101 हो गया है। मतलब नई वाली लंबाई कितनी हुई बेटा? 100 से 101 हो गई है। मतलब अगर एक होती तो एक का 1% बढ़ जाती। अगर लंबाई 1 मीटर होती तो इसका 1% का मतलब होता है, एक का 1% होता है 0.01, 0.01। अगर लंबाई 1 मीटर होती तो एक का 1% मतलब 0.1 और बढ़ जाता, मतलब 1.01 मीटर अब लंबाई होती। ये बात बोला गया है। इसने कहा कि लंबाई को 1% बढ़ा दिया जाए, 1% खींच लिया जाए आगे। तो अगर लंबाई 1 मीटर होती, लंबाई अगर 1 मीटर होती तो एक का 1%, एक का 1% कितना होता है बेटा? एक का 1% 0.01 होता है। अगर ये बढ़ जाएगा तो लंबाई अब ये हो जाएगी, हो जाएगी। अच्छा बताइए मुझे एक सिंपल सी बात बताइएगा, एक सिंपल सी बात मुझे बताइए। देखिए मैं कह रहा हूं आयतन में कोई परिवर्तन आएगा क्या? आयतन तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, आयतन पहले बारी में भी और आयतन दूसरी बारी में बराबर रहेगा, क्योंकि आपने उसी का इस्तेमाल किया है। लंबाई पहले कम थी, उसी को आपने खींच दिया। आयतन कभी नहीं बदलता, आयतन उतना ही रहेगा, क्योंकि आपने तार काट के कहीं फेंका नहीं है, तार को बस खींच दिया है, मतलब थोड़ा पतला कर दिया, लेकिन आयतन अभी भी वही है, परमाणुओं की संख्या उसके अंदर वही है। ठीक है, तो आयतन पहले वाले केस में, मतलब एरिया और लंबाई का गुणा पहले वाले केस में किया जाए और एरिया और लंबाई का गुणा दूसरे वाले केस में किया जाए तो बराबर आएगा। बताइए एरिया और लेंथ का मतलब, एरिया कितने डायमेंशन का होता है बेटा? 2 डायमेंशन का, लंबाई चौड़ाई, और उसमें एक चीज से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो आयतन आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब बताओ बराबर आया है? मैंने कहा नया वाला अगर तुमको निकालना होगा, देखिएगा सुनिएगा, जो एल डैश होगा वो 1.01 होगा, और पुराना वाला एल कितना था बेटा? 1 था। पुराना वाला एल कितना था? 1 था। अब मैं कह रहा हूं कि पुराना वाला एल अगर 1 होगा और नया वाला एल तुम्हारा 1.01 होगा, तो बताओ जरा कि नया वाला एरिया कितना हो जाएगा? नया वाला एरिया कितना होगा? नया वाला एरिया होगा 1/1.01, होगा कि नहीं होगा? बताओ सही है कि नहीं? नया वाला एरिया देखो, पुराना वाला एल हमने रखा 1 रखा, तो नया वाला एरिया निकल के आ गया। चलिए नया आर कैलकुलेट करते हैं बेटा, नया आर कैलकुलेट करते हैं। नया वाला आर क्या आएगा? रो तो कभी बदलता नहीं है। रो क्या है बेटा? रो क्या है? प्रतिरोधकता है, रजिस्टिविटी है। अब प्रतिरोधकता कभी बदलती नहीं है, वो वैसी ही रहेगी। यहाँ कितना हो जाएगा? रो हो जाएगा, और एल डैश अपॉन कितना हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। तो पुराना वाला एल डैश आपका कितना था? देखिए जरा, एल डैश नया वाला कितना बेटा? नया वाला है 1.01 है यहाँ पे, और यहाँ पे ए डैश का मान क्या है? ए डैश का मान देखिए, ए बटे कितना है? 1.01 कितना है बेटा? ए बटे कितना हो गया? यहाँ से एल रहेगा ना, एल रहेगा, एल हटेगा नहीं। देखिए रो हो गया। एल का कितना परसेंट बेटा? 1.01 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/1.01, यही तो आया। देखिए रख दिया मैंने यहाँ पे। पुराना वाला एल रखा, ये रखा, मैंने कैलकुलेट किया तो रो एल बाई ए बाहर निकल गया 1.01, और गुड़े 1.01 करिए, यहाँ से गुणा करिए तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आ रहा है। ये तो आपका पुराना का पुराना आर वैसे ही है, वही है, और 1.01 में अगर 1.01 का गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? गुणा करके देखो, करो गुणा। 101 कितना आएगा? 000 आएगा, 00 और कितना आएगा? 00 और 0 आएगा, फिर काटोगे, फिर 101 आएगा, यहाँ आएगा 1 0, ये 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 अंक पे लगाएंगे तो यहाँ आएगा, मतलब 1.01 कितना आएगा? 1.02 के आसपास आएगा। अच्छा बताइए, देखिए कितना बढ़ रहा है। यहाँ आपको 1% बढ़ता हुआ दिखा था, और यहाँ आपको क्या बढ़ता हुआ देखा बेटा? 0.2। कितना बढ़ा? एक पर कितना बढ़ गया? 0.2 बढ़ गया, 0.02। अगर 0.02 बढ़ा है, इसको परसेंटेज में निकालना होगा तो 100 से गुणा कर देंगे। कितना आएगा बेटा? 2%। 2% की क्या आएगी? वृद्धि आएगी। क्या आएगी? 2% की वृद्धि आएगी। ठीक है,
2% की क्या आएगी बेटा, वृद्धि आएगी। बिल्कुल शिवम, बिल्कुल शिवम, कराया जाएगा, वन शॉट भी कराया जाएगा, वन शॉट भी कराया जाएगा। तो बताइए यहां से देखिए, मैंने कहा कि नया वाला एल जो होगा वो पुराने वाले एल का 1.01% हो जाएगा। अब नया वाला एरिया मैंने रख दिया यहाँ पे, नया वाला एरिया रखा। जब भी आप देखिए, जब भी आप देखिए, मैं आपको सिंपल बताऊं, एक सबसे आसान तरीका, अगर पूरा पंचायत ना किया जाए तो मैं आपको बहुत आसान तरीका इस सब सवालों को करने का बता सकता हूं। मैं आपको इन सब सवालों को करने का बहुत आसान तरीका बता सकता हूं। क्या सबसे इजी तरीका होगा? सबसे इजी तरीका क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ठीक है। इजी तरीका क्या है, देखिए, लंबाई पहले 100 थी, 1% बढ़ के कितनी हो गई बेटा, 101 हो गई, 101 हो गई। और लंबाई के ही बढ़ने से नहीं होगा, एरिया में क्या हुआ है देखिए, अगर लंबाई बढ़ेगा तो एरिया का मान क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? जल्दी बताइए, लंबाई बढ़ेगा तो एरिया का मान घटेगा कि बढ़ेगा? कौन बताएगा, जल्दी बताइए। लंबाई बढ़ेगा तो एरिया का मान घटेगा कि बढ़ेगा? जल्दी बताइए। लंबाई 100 से 101 हो गई है, लंबाई 100 से 101 कर दी गई है। तो बताइए लंबाई के बढ़ाने से एरिया का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा? घट जाएगा ना। मैंने कहा ना, कोई चीज है उसको पकड़ के आपने लंबा कर दिया, खींच दिया, तो एरिया का मान घट जाएगा। एरिया का मान क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। और अगर एरिया का मान घट जाएगा, एरिया का मान घटेगा तो कितना घटेगा, उसी के अनुपात में घटेगा। अगर लंबाई एक बढ़ रही है तो एरिया का मान एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 100 से क्या हो गया बेटा, 99 हो गया। ये किसके लिए हुआ, ये हुआ लंबाई के लिए, ये हुआ लंबाई के लिए। और ये किसके लिए हुआ बेटा, क्षेत्रफल के लिए हुआ, क्षेत्रफल के लिए हुआ। अच्छा बताइए, टोटल अंतर कितने का आया, 99 आया। और 99 से 101 का मतलब अंतर कितने का आया बेटा, 2% का आया। कितने का आया, 2% का आया। 2 का अंतर आया ना, कितने का आया, 2 का अंतर आया, 100 पे आया है। आपने लंबाई को 100 से क्या कर दिया, 101 कर दिया। और क्षेत्रफल को 100 से क्या कर दिया, 99 कर दिया। तो टोटल देखिए डिफरेंस कितने का आया, 2 का डिफरेंस आया। और आपको पता है कि लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, इसलिए 2% की क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। क्या होगी, 2% की वृद्धि होगी। बताइए सही है? 2% की हमेशा क्या होती रहेगी बेटा, वृद्धि होती रहेगी। बताइए सही कि नहीं सही है? किसी को कोई दिक्कत आएगी इसमें? बताइए, किसी को अगर कोई दिक्कत आई तो पूछ ले, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आई तो पूछ सकता है। हमने दोनों तरीके से सवाल आपको करके दिखा दिया, आसान तरीके से भी किया और थोड़ा कठिन तरीके से भी सवाल आप कर सकते हो। किससे, जिससे भी आपको करना हो आप उससे कर सकते हो। आपको जिससे भी करना हो आप उस तरीके से सवाल कर सकते हो। ठीक, ठीक है, सही है। चलिए, 2%, 2% की क्या रहेगी बेटा, वृद्धि रहेगी। 2% की वृद्धि रहेगी इसमें, ठीक है, 2% की वृद्धि रहेगी। तो आप किस भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप सॉल्व करिए, किसी भी तरीके से सॉल्व करिए, सही आंसर आएगा, एकदम सही आंसर आएगा। देखिए जरा ये वाला सवाल देखिए, अब ये वाला सवाल देखिए। चलिए आप लोग करेंगे इसको, आप लोग इसको करेंगे, बताएंगे, थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए। चलिए 40 सेकंड का आप समय लीजिए और करिए सवाल को। 40 सेकंड का समय आप लीजिए और सवाल को करिए। चलिए करिए, 40 सेकंड का समय आप लीजिए और सवाल को करिए। लेकिन बहुत ध्यान देके सवालों को करना होता है भाई, बहुत ध्यान देके सवालों को करना होता है। सवाल बस आते रहते हैं इस तरीके से। समय अपना लो और सवाल को पूरा करो। चलिए ठीक है। कौन कौन कह रहा है बी होगा, कौन कौन कह रहा है बी होगा? त्रिज्या में 1% की कमी की जाए, त्रिज्या में 1% की कमी की जाए तो प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा, प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा ये बताया गया है, ये बताया गया है। ठीक है, शुभम गुप्ता कह रहे हैं सी होगा, 2% की वृद्धि होगी। देखिए त्रिज्या है भाई, त्रिज्या है, त्रिज्या है मेरे भाई, त्रिज्या है। देखो त्रिज्या में कमी कर दिया गया। मान लो अगर त्रिज्या बड़ी होती, त्रिज्या बड़ी होती तो क्षेत्रफल अगर निकालते तो क्या निकालते, पाई आर का स्क्वायर निकालते। अगर ये बड़ा होता, अगर बेटा ये बड़ा होता, आर बड़ा होता तो एरिया का मान भी बड़ा आता। सोच के देखो, आर बराबर होता है रो एल बटे ए। अगर एरिया बड़ा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस का मान छोटा हो जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। लेकिन इसने बोला है कि त्रिज्या में 1% की क्या कर दिया बेटा, कमी कर दी जाए। अगर ये कम कर दोगे, आर कम कर दोगे तो ए का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ये कम हो जाएगा तो वृद्धि होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। जो भी वृद्धि वाले आंसर होंगे वो दोनों में से कोई एक सही होगा, कमी नहीं होगा। त्रिज्या कम करने से क्षेत्रफल का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो आर का मान अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आर का मान बढ़ेगा तो वृद्धि वाला कोई आंसर होगा। जो लोग भी बी और डी आंसर कर रहे हैं उनका गलत है, जो लोग भी बी और डी आंसर कर रहे हैं उनका बेटा गलत है, उनका गलत है, ठीक है, उनका गलत है। देखो मेरी बात को सुनो, जब भी त्रिज्या वाला कहानी बने ना, त्रिज्या वाली कहानी बने तो हमेशा कक्षा 11 में पढ़ा गया, कक्षा 11 में पढ़ा गया एरर, जिसे त्रुटि कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रुटि। ठीक है, कक्षा 11 में पढ़ा तुम लोगों ने, त्रुटि कहते हैं। त्रुटि वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। देखो क्या फॉर्मूला है, आर बराबर क्या होता है बेटा, रो एल बटे कितना होता है, ए होता है। कितना होता है, रो एल बटे ए होता है।
अगर हम ए से गुणा और ए से भाग कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो बताइए जरा यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ ये बन जाएगा रो है एल है। अच्छा बताओ लंबाई में एरिया का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, कौन बताएगा? लंबाई में एरिया का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? लंबाई में एरिया का गुणा करने से क्या मिलता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, लंबाई में एरिया का गुणा करने से क्या मिलता है? जब भी आप एरिया एरिया का गुणा लंबाई में करोगे तो आयतन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? आयतन मिलेगा। बहुत बढ़िया आकाश, आयतन मिलेगा। क्या मिलेगा? आयतन मिलेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका रो ए इंटू एल मिला के क्या बन जाएगा? वी बन जाएगा। नीचे हो जाएगा ए इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा बताओ, देखो रो भी फिक्स होता है, ये तो फिक्स होता है, बदलता नहीं है। ये भी फिक्स होता है, बदलता नहीं है, आयतन बदलेगा नहीं। तो आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/a² के। होगा कि नहीं होगा? एरिया के। लेकिन सवाल एरिया में नहीं है, किसमें? त्रिज्या में है। हम जानते हैं त्रिज्या कितना होता है बेटा, त्रिज्या होता है कितना? ए का मान अगर रख दोगे, पाई आर का स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है यहाँ पे, तो आपको मिलेगा आर का प्रोपोर्शनल मिलेगा पाई का स्क्वायर आर का पावर 4। बताओ मिलेगा कि नहीं? पाई का स्क्वायर आर का पावर 4। पाई का मान हमेशा फिक्स होता है, पाई का मान हमेशा फिक्स होगा। इसका मतलब आर जो होगा, आर जो होगा वो त्रिज्या के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। जो त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या होती है आर यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो त्रिज्या के चौथे घात, त्रिज्या के चौथे घात के क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपात, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आर में होगी वृद्धि, आर में होगी वृद्धि। और देखो अपने से आइडिया लगा सकते हो, अपने से आइडिया लगा सकते हो। 1% आ रहा है ना, 1% आ रहा है, और यहाँ पे आर का पावर 4 है, मतलब सिंपल हमें यहाँ से देख के 4% की वृद्धि वाला आंसर समझ में आ रहा है। हमको करना होगा तो हम इस तरीके से भी कर सकते हो। त्रुटि का फॉर्मूला ये होता था, डेल्टा आर बटे आर बराबर कितना होता था? इस तरीके से 4 को ऊपर लेके जा, 4 आ गया, कितना आएगा बेटा? डेल्टा आर बटे आर गुणे कितना होता है? 100 होता है, होता है यहाँ पे। आपने कहा 1% की वृद्धि करनी है, कितने करनी बेटा? 1%। तो यहाँ कर देंगे 1% का मतलब 1/100, और यहाँ पहले से ही 100 है, 100 से 100 कट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? 4% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। देखो आ गया ना, 4% की क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ से वृद्धि हो जाएगी, 4% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। बताओ सही? एकदम एकदम सही है। 4% की क्या हो जाएगी? यहाँ से वृद्धि हो जाएगी। देखिए अमित, देखिए अभी सुनिए, फिर से सुनिए। देखिए आपको आपको फॉर्मूला याद है, आपको फॉर्मूला याद है? जैसे देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर, या ऐसे लिखो, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अपकेंद्र बल का फॉर्मूला, अभिकेंद्र बल का mv²/r होता है, ये होता है। अगर मुझे इसका लिखना होगा एरर का फॉर्मूला, तो मैं ऐसे लिखूंगा, डेल्टा f/f बराबर इतना, यहां से करूंगा डेल्टा m/m होगा इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, प्लस प्लस 2 को लिख दूंगा आगे, 2 को लिख दूंगा आगे, यहां कितना कर दूंगा? डेल्टा v/v इंटू 100, और प्लस यहां से r को ऊपर लेके जाएंगे, डेल्टा r/r गुणे 100। कोई माइनस साइन नहीं लगाना होता है, घात को आगे लिखना होता है। यहां देखिए घात को आगे लिखा 4, इसको किया तो डेल्टा आर बटे आर इंटू 100। क्या बोला था? 1% की वृद्धि करनी है, एक करना है 100 पे, तो एक करना है 100 पे, तो परिवर्तन एक का करेंगे, कितने पे करेंगे? 100 पे करेंगे। तो मैंने 1/100 मान लिख दिया और गुणे 100 कर दिया, काट दिया। तो मुझे देखिए परिवर्तन कितने का दिख रहा है? आर से आर में परिवर्तन 4% का दिख रहा है। कितने का? 4% का। और हम जानते हैं त्रिज्या कम करेंगे तो हमेशा वृद्धि ही होगी, इसलिए 4% की वृद्धि होगी। क्या होगा बेटा? 4% की वृद्धि होगी। हमने इसको परसेंटेज एरर से किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने इसको परसेंटेज एरर से किया है, परसेंटेज एरर से किया है। चलिए हाँ गलत हुआ है, गलत हुआ है, काफी लोगों का ये गलत हुआ है, काफी लोगों का ये गलत हुआ है। और देख लीजिए यूपी बोर्ड के पेपर में 12 में सवाल आया हुआ है, सवाल आया हुआ है, इसलिए ये दोनों सवालों को एकदम आप रटे रहिएगा। त्रिज्या में 1% की कमी हो रही है, क्या हो रही है? कमी हो रही है। अंधाधुन आंसर नहीं देना है, अंधाधुन आंसर मत दीजिए। 1% की कमी हो रही है, तब सवाल का आंसर आप 4% की वृद्धि टच करिएगा। और यहाँ वाले सवाल में पूछा गया था 1% की लंबाई की जाए, लंबाई कर दी जाए, वृद्धि कर, लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, तांबे के तारों को खींचकर प्रतिरोध में परिवर्तन पूछा था, 2% की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए 2 सवाल आपने लगाए। चलिए ये वाला सवाल कौन बताएगा, जल्दी बताइए। चलिए इस सवाल को आप बताइए, 30 सेकंड का समय आप लोगों के लिए रहेगा इस सवाल में, 30 सेकंड के लिए समय आपको रहेगा। इस सवाल को आप बताइए, तुरंत बताइए। चलिए किताबों से भी मिल जाते हैं भाई, किताबों से भी मिल जाते हैं, पुराने पेपर्स होते हैं उनसे भी मिल जाते हैं। पुराने सवाल लगाने का ये रहता है कि आप जब लगाओगे तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ सवाल ऐसे लगाए हैं जो वाकई एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ यार कम से कम पेपर में लगे हुए सवाल तो आ जा रहे हैं, हमसे लग जा रहे हैं, तो एग्जाम में आएंगे तो लग जाएंगे। ये मतलब रहता है कि एग्जाम में आएंगे तो लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अमित राजपूत बोल रहे हैं कि 100 होना चाहिए, विनय यादव भी बोल रहे हैं 100 ही होना चाहिए, सी होना चाहिए। चलिए मोहित पाल शिरौली बोल रहे हैं कि 50 होना चाहिए, 50 होना चाहिए। किसका किसका आंसर 100 आ रहा है? सी वाले आंसर जो जो 100 कर रहे हैं गलत आंसर कर रहे हो भाई। ठीक है,
गलत आंसर कर रहे हैं। शुभम गुप्ता गलत आंसर किए हैं आप भी, ठीक है। आयुष श्रीवास्तव आपका भी आंसर गलत हुआ है। अब देखो, अब तो सिंपल बात हो गई कि ए बी सी सब गलत हो गया। अगर सब गलत हो गया अगर, तो फिर ऑप्शन डी ही सही होगा। तो ये तो तुक्का मत मारो, तुक्का मत मारो भाई। मैंने कल बताया था, देखो थोड़ी देर पहले अभी भी बताया था मैंने कि लंबाई को अगर 2 गुना करोगे, अगर लंबाई को कितना कर दिया जाएगा बेटा, 2 गुना कर दिया जाएगा, तो प्रतिरोध, नया वाला प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। क्या होता है बेटा? 4 गुना हो जाता है। भूल गए क्या बात? अगर लंबाई को 2 गुना करोगे, याद रखो, लंबाई 2 गुना करने से प्रतिरोध का मान 4 गुना हो जाता है। लंबाई को 2 गुना करोगे तो प्रतिरोध का मान 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखो, लंबाई को खींच करके कितना कर दिया गया है? 2 गुना कर देते हैं। तो लंबाई जैसे ही 2 गुना करोगे, नया वाला प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। तो 50 का 4 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 200। इसका तो आंसर बिना पेन चलाए तुम लोग को देना चाहिए था, वो सही देना चाहिए था। ठीक है, 2016 में सवाल पूछा हुआ है, 2016 में सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, कल की क्लास बिल्कुल शायद अटेंड नहीं किया, इसलिए छूट गया शायद। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल तो आप कर लेते, आसान था, एकदम आसान था, कर लेते, थोड़ा दिमाग लगाते तो कर लेते। चलिए ये वाला सवाल बताइए, चलिए ये तो जरूर बताइए भाई, ये तो जरूर बताइए। 2015 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ। विद्युत धारा घनत्व जे में और अपवाह वेग में क्या संबंध है? विद्युत धारा जे में और अपवाह वेग में क्या संबंध है? 2015 के बोर्ड पेपर में सवाल ये पूछा हुआ है। ठीक है, 2015 के बोर्ड में सवाल पूछा हुआ है। क्या संबंध होगा जल्दी बताइए। विद्युत धारा घनत्व जे में और अपवाह वेग में, वीडी में क्या संबंध है? जे में और वीडी में क्या संबंध होता है? कौन बताएगा? जल्दी करिए। जे में और वीडी में क्या संबंध है? टाइम खत्म, टाइम खत्म भाई। जे बराबर एनईवीडी। सत्यम चौधरी का आंसर एकदम सही है। सत्यम चौधरी, अमित राजपूत आंसर एकदम सही कर रहे हैं। अमित ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अमित ऑप्शन सी नहीं है। सत्यम आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ठीक है। शुभम गुप्ता अब सही है, पहला वाला आंसर सही है। जो लोग भी आंसर ए कर रहे हैं, जो लोग भी आंसर ए कर रहे हैं, उनका एकदम सही है, उनका एकदम सही है। गोलू यादव हेलो, ठीक है, उनका आंसर एकदम सही है। आप लोग भूल गए क्या? आई बराबर एक फॉर्मूला होता है NEAVD, ये फॉर्मूला होता है NEAVD। तो बताओ जरा, यहां से जे बराबर कितना आता है? जे का फॉर्मूला होता है I/A। अगर यहाँ रख देंगे NEAVD रख देंगे तो अपॉन में ही आ जाएगा। इसी में शुभम ने पूछा था कि आई कहाँ गया। ठीक है, ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास? NEVD बच जाएगा, NEVD बच जाएगा। तो बताइए जे बराबर कितना आया? NEVD आया। जे बराबर कितना आया? NEVD आया। ये आपका ए वाला ऑप्शन होगा। इन सब सवालों को तो बहुत आसान तरीके से आप लोगों को तुरंत कर देना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। चलिए देखिए, अगले सवाल पे आइए, अगले सवाल पे आइए और करिए, बताइए, तुरंत बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछा गया, 2015 के पेपर में ये भी आया है। जल्दी बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया है 2015 के पेपर में, ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। जल्दी बताइए, चलिए। हाँ, सवाल इजी है, सवाल इजी है, ऑप्शनल इजी है, ऑप्शनल इजी होते हैं। बहुविकल्पी बहुत आसान होते ही हैं। ठीक है, बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, अपने में ही आसान सवाल होते हैं, ये अपने में आसान सवाल होते हैं। चलिए, इंटरनेशनल ज्योग्राफिक इन वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हो आप लोग, विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, रो का मान कितना होता है बेटा? RA/L होता है, RA/L होता है। आर का मात्रक होता है ओम, इसका होता है मीटर स्क्वायर, बटे में हो जाएगा मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा? खाली ओम मीटर बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बहुत सही। चलिए अगले सवाल पे आइए, चलिए बताइए अगले सवाल पे आइए। क्या पूछा है? विशिष्ट चालकता का मात्रक पूछा हुआ है, बताइए। विशिष्ट चालकता का मात्रक बताइए, तुरंत बताइए। विशिष्ट चालकता का मात्रक बताइए, चलिए बताइए। विशिष्ट चालकता, भरत बोल रहे हैं, भरत बोल रहे हैं। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, बताइए, बताइए। आकाश एकदम सही है, आकाश सही है। मोहित पाल आंसर ए नहीं होगा। अब आकाश बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही भी होगा। न्यू इन्वेंशन मतलब विकास, विकास सैनी। अभी तो देखिएगा, अभी तो हम लोग बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं ना, तो ये बोर्ड तक आएगा। मैं आपको कंपटीशन का क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसा पूछा जाएगा। मैं कंपटीशन का दिखाता हूँ, कंपटीशन में क्वेश्चन कैसा पूछता है। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो रो होता है, और जो विशिष्ट चालकता इसका मात्रक ओम और मीटर होता है, ओम मीटर। विशिष्ट चालकता होती है सिग्मा, सिग्मा हमेशा रो का उल्टा होता है, रो का उल्टा होता है। तो 1 बटे कितना हो जाएगा? ओम हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ओम का इनवर्स हो जाएगा और मीटर का इनवर्स हो जाएगा। तो ये आना चाहिए, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। सी वाला ऑप्शन सही है भाई, सी वाला सही है। क्यों विनय, आप बी बी क्यों कर रहे हैं? आयुष आप भी बी कर रहे हो, ठीक है, आयुष आप भी बी कर रहे हो,
चलिए ठीक है, सी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, जो लोग सी कर रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। चलिए आइए सवाल पे आइए, अब इस पे आइए, बताइए तो, इस पे आइए, बताइए बताइए इस पे क्या बोला गया है। बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, बताइए। का गुणनफल किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता, जल्दी बताइए, सोच के आंसर दीजिएगा, सोच के आंसर दीजिएगा, बिना सोचे कोई आंसर नहीं देगा। समय अपना लीजिए, सोचिए और सोच के तब बताइए, सोच के तब बताइए। ठीक है, बताइए किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा। बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता, देखिए प्रतिरोधकता क्या होती है बेटा, प्रतिरोधकता होती है क्या, प्रतिरोधकता का मान होता है रो, रो हो गया, और विशिष्ट चालकता क्या हो गया, सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया। अच्छा देखिए, रो और सिग्मा का आपस में गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए तो सिग्मा होता क्या बेटा, सिग्मा होता है चालकता, यानी कि प्रतिरोधकता का उल्टा होगा। तो रो से रो कट जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा। न तो ये टेम्परेचर आया है, न तो ये पदार्थ है, और न तो ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, मतलब एरिया भी नहीं है, मटेरियल भी नहीं है, मतलब ये कोई नंबर आया है, और नंबर किसी पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए बोला ना कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता होती है रो, और चालकता होता है कितना बेटा, सिग्मा। तो बताइए जरा कि क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा होता है एक बटे रो, रो का उल्टा होता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। अब यहां से रो कट जाएगा तो खाली एक आएगा, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। कहां डिपेंड करेगा भाई, एक आएगा तो कहां डिपेंड करेगा, एक तो नंबर है ना, नंबर यानी यहाँ टेम्परेचर आ जाता है, टी आ जाता है, एरिया आ जाता है, तो हम कहते हैं एरिया पे डिपेंड करता है, कुछ आया ही नहीं, खाली एक आया, यानी किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। 2019 में और 2018 में सवाल पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा पुराना सवाल नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा पुराना सवाल नहीं है। चलिए देखिए कौन बता पाएगा ये वाला सवाल, कौन बता पाएगा ये वाला सवाल, जल्दी बताइए। एन समान प्रतिरोधक हैं, एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात आपसे पूछा गया है, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात आपसे पूछा गया है, सोच के बताइए, सोच के बताइए क्या आएगा अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध। अगर आप 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, इसको बेटा, हाँ टाइमर खत्म है आप लोगों के लिए, टाइमर खत्म है आप लोगों के लिए। 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आएगा 6 ओम, आएगा 6 ओम। लेकिन इसको समांतर में जोड़ देंगे तो 1/2, 1/2, 1/2 मतलब कितना, 3/2, पलट के कितना हो जाएगा, 2/3 ओम हो जाएगा। आर का मान ये आ जाएगा, और इसको भाग दोगे तो आएगा 10.6 ओम। यानी हमने ये देखा कि अगर आप प्रतिरोधों को, अगर आप प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कम आएगा, न्यूनतम आएगा, कम आएगा, और अगर उसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ज्यादा आएगा। जबकि संधारित्रों में उसका उल्टा होता है, संधारित्र में इसका उल्टा होता है, संधारित्र में श्रेणी क्रम में कम आता है, समांतर में ज्यादा आता है। ठीक है, देखो हमने कहा कि एन समान प्रतिरोधक है, मतलब सबका सबका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, आर 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 सबका है। कहां तक है ये कहां तक है बेटा, एन रजिस्टर्स हैं, कितने हैं, एन है, एन है। तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस करते रहोगे तो श्रेणी क्रम का आंसर कितना आएगा, तो श्रेणी क्रम का आंसर कितना आएगा बेटा, आर प्लस आर करते रहोगे तो कितना आएगा बेटा, एन आर आएगा। 10 तक जाओगे तो 10 आर, 11 तक जाओ 11 आर, 12 तक जाओ 12 आर, एन तक जाओगे तो एन आर। ठीक है, और अगर इसको मैं समांतर में जोड़ दूं, अगर मैं इसको समांतर क्रम में जोड़ दूं तो बताइए समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर होता है 1/r1। चलो r डैश मतलब क्या हो गया, 1/r डैश मतलब तुल्य वाला निकाल रहे हैं, तुल्य वाला कितना आएगा 1/r, ये भी 1/r, ये भी 1/r, और चलता जाएगा कहां तक बेटा, n तक, मतलब उसका भी 1/r ही होगा। सबका लसा कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस करते रहो, कहां तक बेटा, n तक करोगे, n तक करोगे, n टाइम्स तक करोगे। अच्छा बताओ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1000 बार करोगे तो 1000 आएगा, n बार करोगे तो क्या आएगा बेटा, n/r आएगा। मतलब तुम्हारा आंसर आएगा, आंसर आएगा 1/r डैश बराबर आ जाएगा n/r। निकालोगे तो r डैश बराबर कितना आएगा, r/n आ जाएगा। आ गया, ये किसमें हो गया, ये बेटा ये हो गया समांतर क्रम में, किसमें हो गया ये हो गया समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम में है। ठीक है, ये समांतर क्रम में है। हम ये कह रहे हैं कि आपको निकालना क्या है, निकालना है अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम किस में आता है बेटा, अधिकतम आता है श्रेणी में, और समांतर में आएगा न्यूनतम, तो श्रेणी बड़े समांतर करना है। श्रेणी का आंसर क्या था, एनआर, श्रेणी का आंसर कितना था बेटा, एनआर, और समांतर का आंसर कितना है बेटा, r/n है, कितना है, r/n है। तो यहां से कितना आ जाएगा, एनआर
और गुणे n बटे कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, r से r कट गया तो n इंटू n कितना आ गया बेटा, n का स्क्वायर हो गया। कितना आ गया, n का स्क्वायर हो गया। बताइए बताइए कितना हो गया, n इंटू n कितना हो गया, n का स्क्वायर हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर डी देखिए 2012 के बोर्ड में आया हुआ सवाल है। n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, उसके पश्चात समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात बताना है, तो अधिकतम प्रतिरोध किसमें आता है, श्रेणी में, और समांतर में क्या आएगा, न्यूनतम आएगा। और न्यूनतम कितना, r बटे n, और जोड़ेंगे तो nr बटे r बटे n करेंगे तो nr गुणे n बटे r, r से r कट जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बताइए सही है। अनूप कुमार सही आंसर है, भूमि शर्मा का आंसर भी सही, ओम नारायण का आंसर भी सही है। डी वाला ऑप्शन होना चाहिए, डी वाला ऑप्शन होना चाहिए, मतलब ये वाला आंसर होना चाहिए। अगर बेटा ये उल्टा कहता न्यूनतम इधर करता अधिकतम इधर करता तो आंसर ये वाला होता, आंसर ये वाला होता, मतलब एन स्क्वायर का उल्टा हो जाता, 1/n का स्क्वायर हो जाता ना, 1/n का स्क्वायर हो जाता। चलिए ठीक है, चलिए आगे आगे चला जाए। चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल देखिए, कौन बताएगा ये, कौन बताएगा ये सवाल, जल्दी बताइए कौन बताएगा ये सवाल। टाइमर आपके लिए उतना ही है। बराबर लंबाई के 4 तार हैं जिसमें प्रतिरोध 5 ओम है, एक वर्ग की आकृति में जोड़े गए हैं। वर्ग के दो विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान आपसे पूछा गया है। बताइए। हाँ, संधारित्र में उल्टा होता है, संधारित्र में उल्टा होता है। ठीक है, चलिए बताइए। 10 ओम, 10 ओम आंसर कर रहे हैं, सी वाला आंसर भी आ रहा है, सी वाला आंसर भी आ रहा है। देखो सुनो भाई, सुनो, टाइमर खत्म हुआ, सुनिए देखिए, हमने क्या कहा, हमने कहा कैसे जोड़े गए हैं। देखिए बराबर लंबाई के 4 तार हैं जिनमें प्रतिरोध, प्रत्येक का प्रतिरोध 5-5 ओम दिया गया है, वर्ग की आकृति में जोड़े गए हैं। मतलब एक ऐसे जोड़ा गया है, एक ऐसे जोड़ा गया है, एक ऐसे जोड़ा गया है, और एक लास्ट में इस तरीके से जोड़ा गया है, लास्ट में इस तरीके से जोड़ा गया है। ठीक है, जोड़े गए हैं 5-5 ओम के, सब हैं, सब बेटा 5-5 ओम के है। ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, और ये भी कितने का है, 5 ओम का है। क्या बोला गया है, वर्ग के दो विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा है, कितना होगा। मतलब दो विपरीत कोनों के बीच, विपरीत कोने कौन कौन से होंगे, ये वाला होगा और ये वाला होगा, ये दो विपरीत कोने हैं, यही हमें निकालना है कि प्रतिरोध का मान कितना होगा, ये निकालना है यहाँ कितना होगा। मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान हमसे पूछा गया है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा जरा, सुनिएगा बात, ए के ऊपर देखो, ए के नीचे देखो, ए के ऊपर देखो तो ये वाला वायर इसके साथ श्रेणी क्रम में है कि नहीं, श्रेणी क्रम में, बताओ जरा। ये वाला वायर इसके साथ श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हो, 5-5 कितना हो गया, 10 हो गया, हो गया। इसको जोड़ दिया तो बेटा कितना आया, 10 ओम आया। कितना आया, 10 ओम, डायरेक्ट श्रेणी में था, जोड़ दिए। इस तार के नीचे देखो, इसके नीचे देखो, इसके नीचे देखो, तो ये वाला और ये वाला भी किसमें बेटा, श्रेणी में है, श्रेणी में है। जब भी जोड़ोगे तो 5 और 5 यहां भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा बताओ, देखो एक तार के ऊपर है, जब भी तार कहीं से टूटा होता है, दो भाग अगर टूट गए तो ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच आपस में कैसे रहेगा बेटा, समांतर रहेगा। कैसे रहेगा, समांतर रहेगा। हमने कहा कि इसके ऊपर देखिए, यहां से एक तार इधर निकल गया, एक तार इधर निकल गया, तो हमने कहा कि यहां से एक तार यहां लग गया ऊपर और एक तार यहां लग गया नीचे। तो बताइए अब ये वाला तार और ये वाला तार आपस में कैसे में हो गए बेटा, समांतर में हो गए। कैसे हो गए, समांतर हो गए। तो हमने कहा कि इसके ऊपर इधर एक तार जो कि कितने ओम का है, अब 10 ओम का है, इसके नीचे एक तार कितने ओम का है, 10 ओम का है। 10 ओम 10 ओम अब कैसे हैं, समांतर हैं। समांतर का क्या सूत्र होता है, समांतर का सूत्र होता है 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब दोनों 10-10 के हैं, 10-10 के हैं, तो 1/10, 1/10 कितना आएगा, 2/10 कटेगा तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। तो नए वाले r डैश का मान कितना आ गया बेटा, 1/5। r डैश ऊपर जाएगा तो कितना मान आएगा, 5 आएगा, यानी कि 5 ओम आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बताइए, ठीक है, बताइए बताइए। विकास, विकास समझ में आई बात, विकास बात समझ में आई कि नहीं आई, कहीं दिक्कत आ गई, कहीं दिक्कत आ गई तो बताओ, बताओ आकाश, कहीं दिक्कत आई। शुभम, इस सवाल में कहीं किसी को कोई दिक्कत है। हमने कहा ना, बस आप इसको ऐड करोगे, देखोगे तो इसके ऊपर जो वायर है वो दोनों सीरीज में थे, मतलब श्रेणी में थे, मैंने डायरेक्ट जोड़ के उनको 10 कर दिया। इसके नीचे दो वायर थे, जोड़ के मैंने उनको 10 कर दिया। ये वाला ऊपर वाला 10, नीचे वाला 10 आपस में कैसे होंगे बेटा, समांतर होंगे। देखो यही तो है, मान लो यही कोना है, यही कोना है, ये वाला कोना है,
इसके ऊपर एक तार 10 का, इसके ऊपर एक तार 10 का, इसके नीचे एक तार 10 का, तो ये दोनों तार आपस में कैसे हो गए? समांतर हो गए। समांतर हो गए, समांतर में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1/5 आएगा। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए न्यूमेंशन अभी दिक्कत में है कि पैरेलल कैसे होगा। पैरेलल कैसे होगा, देखिए सुनिए कैसे पैरेलल होगा। जब भी किसी बिंदु से तार टूटेगा तो वहां धारा का मान क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। धारा का मान बढ़ जाता है किसमें? तार टूट गया ना, टूट गया तो ये वाला ब्रांच अलग, ये वाला ब्रांच अलग हो गया। देखो ऐसे ऐसे ब्रांच हो गया, अब ऐसे टूट के आ गया, इस तरीके से हो गया ना। जब भी इस तरीके का ब्रांच होता है तो क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं ना, समांतर बोलते हैं ना। देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक तार इधर गया, एक तार इधर गया, वही तो हुआ, यहाँ से टूटा ही तो है। एक तार इधर टूटा, एक तार इधर टूटा, देखिए ध्यान समझिए, एक तार यहाँ टूट गया, एक तार यहाँ टूट गया। तो इस वाले ब्रांच से ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच आपस में कैसा होगा? पैरेलल होगा। जैसे यहाँ से होता है, जैसे यहाँ से होता है, किधर एक इधर गया तो पैरेलल। याद रखिए जहां भी तार टूट के दो भाग में डिवाइड होगा, जहां भी तार टूटेगा और दो भाग में डिवाइड होगा, वहां हमेशा पैरेलल बनेगा। वहां हमेशा क्या बनेगा बेटा? पैरेलल बनेगा। पैरेलल बनेगा। चलिए ठीक है, पैरेलल बनना ही बनना है वहां पैरेलल। चलिए ये तो आ गया एक। अगला देखिए सवाल, अगला सवाल ये देखिए, करिए, करेंगे आप लोग। 2019 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ। चलिए 40 सेकंड का समय आपको देता हूं, 40 सेकंड का समय आपको देता हूं करने के लिए। 40 सेकंड का समय मैं आपको देता हूं, बताइए बताइए, समय लीजिए, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई टाइमर खत्म, समय आप लोगों का समाप्त होता है, समय आप लोगों का अब समाप्त हुआ। चलिए मैं करता हूं, अब देखिए, अब मैं कर रहा हूं। 24 ओम प्रतिरोध वाला एक तार है, समबाहु त्रिभुज के भुजा में मोड़ा दिया जाता है। समबाहु का मतलब प्रत्येक भुजाएं बराबर होनी चाहिए। समबाहु का मतलब होता है कि प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए बेटा? बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक भुजा बराबर होनी चाहिए। समबाहु का मतलब होता है प्रत्येक भुजा बराबर होनी चाहिए, प्रत्येक भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मेरी बात सुनिए। 24 ओम का तार था, 24 ओम मतलब पूरे तार का प्रतिरोध 24 ओम है। पूरे तार का प्रतिरोध कितना बेटा? 24 ओम है। उसको लपेट करके मोड़ करके समबाहु त्रिभुज बना दिया गया, मतलब ए ऐसे बना दिया गया, ऐसे बना दिया गया समबाहु त्रिभुज। अब बोला गया है कि रेजिस्टेंस ऐसे ही बीच में है, यहां है रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस बेटा यहां पे होगा, यहां पे होगा, और एक होगा यहां पे, एक होगा यहां पे। ठीक है, यहां पे होगा। 24 ओम कुल प्रतिरोध था, 24 कुल था, सब बराबर बराबर के साइड होते हैं, इसका मतलब 8 ओम ये होगा, 8 ओम ये होगा, 8 ओम ये होगा। बताओ सही है कि नहीं है? बताओ सही है ना? सही एकदम। मैंने कहा कि 8 ओम ये, 8 ओम ये, 8 ओम ये हुआ। 2019 का सवाल है, ताजा सवाल है, पुराना नहीं है अभी। 8 ओम 8 ओम 8 ओम हो गए, क्योंकि 24 ओम था, समबाहु में बांटा है, समबाहु में 3 बराबर भागों में बांट दिया। किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि वही पूरा पूरा प्रतिरोध दो लोगों के बीच में कितना होगा? देखिए हम मान लेते हैं कि हम यहां से चलते हैं और यहां तक चलते हैं, दो लोग हैं ना, ये रहा ए, ये रहा बी। अच्छा बताइए बेटा, सुनिए देखिए, ए के पास से, हाँ सुनो देखो, न्यू इन्वेंशन विकास सैनी, देखिए सुनिए, ए के पास से दो तार टूट गए, मतलब एक ऐसे टूट गया, एक ऐसे टूट गया। मतलब जब भी देखेंगे तो ये वाला तार और ये वाला तार हमेशा आपस में क्या रहेगा बेटा? समांतर रहेगा, रहेगा ना। ये वाला तार और ये वाला तार हमेशा आपस में क्या रहेगा? समांतर, क्योंकि धारा यहां से टूट रही है, धारा टूट रही है। अब बताइए ये वाला जाएगा तो ये वाला इसके साथ तो बिना टूटे कनेक्ट है, ये वाला तार इसके साथ तो बिना टूटे कनेक्ट है। टूटा तो ये वाला और ये वाला ना, ए के पास से चले तो ये वाला टूट गया, तो इसके साथ ये वाला ब्रांच हमेशा समांतर में रहेगा। लेकिन ये वाला इसके साथ श्रेणी में है, डायरेक्ट जोड़ा गया है, डायरेक्ट जोड़ा गया है, देखिए ऐसे जोड़ा गया है, ऐसे है, ऐसे है, कुछ इस तरीके से है, ऐसे है, कुछ इस तरीके से। मैं इस तरीके से कह रहा हूं कि यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, धारा का मान टूटा, टूटा, ये वाला पार्ट देखिए ऐसे गए, सीधे सीधे गए, इसको लेके गए और डायरेक्ट इसी में जोड़ दी, डायरेक्ट जोड़ दी और लेके आके फिर से इसी में वापस आ गए। बताइए तो ये दोनों आपस में कैसे हुए बेटा? श्रेणी क्रम में हुए। कैसे हुए? श्रेणी में हुए। ये दोनों श्रेणी में हुए, तो बताओ 8 ओम 8 ओम अगर श्रेणी में होगा तो 8 ओम मिलके कितना हो जाता है श्रेणी में बेटा? श्रेणी में, श्रेणी क्रम में 8 ओम और 8 ओम मिलके कितना बन गया? ये 16 ओम बन गया। कितना बन गया? 16 ओम। बताओ जरा, ऊपर वाले का मान आ गया 16 ओम, यहां तक का मान कितना आ गया? 16 ओम। 16 ओम वाला तार 8 ओम वाले तार के साथ कौन से क्रम में है? समांतर में है। तो 16 ओम और 8 ओम को अगर हम जोड़ें, समांतर में जोड़ें, तो 1/8 एक होगा 16 और एक होगा 8,
एलसीएम कितना आएगा बेटा 16 आएगा, एक आएगा यहाँ आएगा 2, 3 बटे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और आर डैश का मान निकालेंगे तो आएगा 16 बटे 3 ओम। कितना आएगा बेटा 16 बटे 3 ओम आएगा। तो जो लोग डी वाला आंसर कर रहे होंगे उनका सही होगा, बाकी ए बी सी सब गलत है। ठीक है, ए बी सी सब कट गया। ठीक है, देखिए मोहम्मद अरशद, प्रतिरोध कहीं से कुछ नहीं कटा हुआ है, कहीं से कुछ भी नहीं कटा हुआ है। हम केवल यूपी बोर्ड टारगेट नहीं कर रहे ना, हम केवल यूपी बोर्ड टारगेट नहीं कर रहे, और कटा भी होगा तो आपके बोर्ड के सिलेबस से कटा होगा, आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशन से कहीं से नहीं कटा है। ठीक है, आगे आने वाले एग्जामिनेशन से कहीं से नहीं कटा, सीयूईटी के सिलेबस से नहीं कटेगा, ना तो जेई वगैरह के सिलेबस से कटेगा, कहीं कुछ भी नहीं कटेगा। तो ये सारी चीजें कटे हुए सिलेबस के हिसाब से मत पढ़िए। ठीक है, कटे हुए सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो फिर बाद में पढ़ना पड़ेगा, परेशान होंगे फिर कि नहीं पढ़ाया गया। इसलिए पढ़िए, इसलिए पढ़िए। ठीक है, मैंने कराया बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बस सवाल करा रहा हूं। मैंने प्रतिरोधों का संयोजन बहुत डीप से नहीं कराया, कल का क्लास अगर आपने किया होगा तो देखा होगा, मैंने बहुत डीप से प्रतिरोधों का संयोजन कराया ही नहीं है। ठीक है, हाँ मैंने वैसे ही किया ना, मैंने वैसे ही किया ना। देखिए ना, 8 और 8 जोड़ के 16 हो गया, 16 के साथ इस वाले को समांतर कर दिया। आप यहां से भी कर सकते थे, यहां से करते तो ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला होते समान श्रेणी में होते, और ये समांतर में रहता, तब भी वही आता, तब भी वही आता। कहां से भी करते सब जगह समान आता। 16 आया, 16/8 मतलब 16/3 ओम आया। चलिए आगे चला जाए। चलिए देखिए आ गया सवाल, आ गया सवाल, आ गया सवाल जिसकी मुझे इंतजार था, बहुत देर से मैं इसको तलाश कर रहा था कि कब ये सवाल आएगा। अब देखिए ये कहीं बोर्ड परीक्षा में नहीं आया हुआ है। ठीक है मोहम्मद अरशद, अब देखिए यहाँ जो चीजें आएंगी, अब वो तो कंपटीशन की हो गई ना, अब वो तो कंपटीशन की हो गई ना। चलिए बताइए, देखिए ठीक है, क्या दिया है सवाल, सवाल क्या दिया है बेटा, सवाल क्या दिया है। 0.1 मीटर लंबे किसी तार के सिरों के बीच 5 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल, अपवाह चाल 2.5 गुणे 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ठीक है, क्या बोला गया, यदि इस तार में इलेक्ट्रॉन घनत्व, यदि इस तार में इलेक्ट्रॉन घनत्व, बेटा देखो, बेटा देखो, आप लोग यूपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, लेवल ऊपर रखो, लेवल ऊपर रखो कि तब तो मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। लेवल ऊपर रखो, मतलब जेई मेंस वगैरह टच करो, मेंस वगैरह के सवाल टच करोगे, लग जाएंगे तो बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि यहां तक के सवाल लग जाएंगे, तो जो बोर्ड में आएंगे, जो बोर्ड में आएंगे वो सब लग जाएंगे, जो बोर्ड में आएंगे वो सबके सब लग जाएंगे। आयुष श्रीवास्तव, बहुत जल्दी लगा लिया आपने इसे, तो भाई तुम तो जेई निकाल लोगे लगता है, ठीक, तुम जेई निकाल ले जाओगे। चलो देखो, ठीक है, 0.1 मीटर लंबाई दी गई है, लंबाई दी गई है 0.1 मीटर, 1 मीटर लंबाई है। तार के सिरों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। 5 वोल्ट का क्या लगाया गया बेटा, विभवांतर लगाया गया है। और याद रखिए लेवल यहीं से ऊपर तक जा रहा है, यूपी बोर्ड के सवाल ही उठा के पूछे जाते हैं। देखिए, आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल, अपवाह चाल का मतलब होता है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग मतलब वीडी का मान दिया है, कितना दिया बेटा 2.5 और गुणते 10 घाते कितना दे दिया -4 मीटर प्रति क्या दे दिया सेकंड दे दिया। यदि इस तार में इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व बोला के मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोली गई है, मतलब एन का मान दिया है, कितना दिया एन का मान, इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना दे दिया 8 गुणे 10 घाते कितना दे दिया 23 दे दिया। अब मीटर प्रति क्यूब दे दिया, कितना प्रति मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, इस पदार्थ की प्रतिरोधकता हमसे पूछी गई है, रो का मान हमसे पूछा गया है, रो का मान हमसे पूछा गया, लगभग पूछा गया है, लगभग कितना होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिएगा, आई बराबर क्या होता है बेटा, एन ई ए वी डी, ये होता है एन ई ए वी डी होता है। आई बराबर होता है ना एन ई ए वी डी, ये वाला फॉर्मूला किसको किसको याद है कि आई बराबर होता है एन ई ए वी डी, बताइए सही है, एकदम ठीक है ना, आई बराबर लिख सकते हैं एन ई ए वी डी, क्योंकि हमने ये रिलेशन मैंने पहले ही निकाला हुआ है, ये रिलेशन तो मैंने बहुत पहले ही बता दिया आपको कि आई बराबर एन ई ए वी डी होता है, जो कि गुणांक है, जो कि संबंध है, किसके किसके बीच में संबंध है, ये धारा के बीच में और अनुगमन वेग के बीच में संबंध है, ये धारा के बीच में संबंध है और अनुगमन वेग के बीच में संबंध है। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपका क्या कर रहा हूं बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है, मुझे पता है कि ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहां से आई बराबर हो जाएगा V बटे आर, हो जाएगा नहीं, आई बराबर हो जाएगा V बटे आर। तो बताइए आई के जगह पे रख देंगे V बटे कितना, आर रख दिए, एन ई ए वी डी आ गया, वी डी आ गया, कोई इस V से इस V को काटेगा नहीं, ये वेलोसिटी है, ये वेग है, अपवाह वेग है, और ये वोल्टेज है, काटना नहीं है। आपको निकालना क्या बेटा, रो निकालना है, और रो का फॉर्मूला आर बराबर कितना होता है, आर बराबर होता है रो एल बटे कितना, ए होता है। यहां से रो निकाल दोगे तो आ जाएगा आर ए बटे कितना बेटा, एल आ जाएगा, आर ए बटे एल आ जाएगा, तो रो का मान यहां रख देंगे, रो का मान रख देंगे आर ए बटे कितना बेटा, एल रख देंगे।
अब बराबर कितना हो गया, NEAVD हो गया, NEAVD हो गया। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि इसको अगर उल्टा किया जाए तो कितना आएगा, उल्टा करो तो कितना आएगा, ये मैंने सही किया है ना, रो बराबर होता है RL/A, तो रो का मान हो जाएगा RA/L। अगर यहाँ रखेंगे आर का मान रखना है ना, आर का मान रखना है, आर का मान रखना है, रो का नहीं, आर का मान रखना है भाई मेरे, आर का मान रखना है। अगर यहाँ आर का मान रख दोगे तो रो L बाई कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ये उल्टा होगा तो VA अपॉन कितना बचेगा, रो L बराबर कितना हो जाएगा, NEAVD हो जाएगा। एरिया से एरिया कट गया, एरिया से एरिया कट गया, तो V बराबर क्या बचेगा, NEVD आ जाएगा। रो L यहाँ भाग दे रहा है, उधर जाके गुणा कर लेगा। तो बताइए रो का मान आपको निकालना है, रो का मान निकालना है, तो रो बराबर क्या आएगा, यहां से रो बराबर आ जाएगा V बटे के ये सब आ जाएंगे गुणा करने नीचे, NEVD इंटू कितना आ जाएगा बेटा, L आ जाएगा। तो रो बराबर आ गया V बटे के, रो बराबर आ गया कितना बेटा का, V बटे के NEVD इंटू कितना हो गया, L आ गया क्या, N आ गया, E आ गया, VD आ गया, बटे में L आ गया, NEVD बटे L आ गया। अब आपको रो का मान निकालना, और देखिए कितना वोल्टेज है, वोल्टेज कितना दिया, 5 वोल्ट दिया हुआ है, कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट। और बटे में बताओ एन का मान कितना दिया गया है, एन का मान 2 यहाँ पे 8 गुणते 10 घात 23 कितना है, 8 और गुणे कितना है, 10 घात 23 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा बताओ, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, आवेश 1.6 10 घाते कितना -19। और यहाँ पे VD का मान कितना दिया है, 2.5 10 घाते -4, 2.5 10 घाते कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और यहाँ पे L लंबाई का मान कितना दिया, 0.1 कितना दिया है, 0.1 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए रो बराबर कितना आएगा 5, अब बटे के देखिए 8 को इधर करिए, 1.6 को यहां करिए, 2.5 को भी यहां करिए और 0.1 को भी यहां कर दिए, नंबर अलग कर दिया और 10 घाते अलग करेंगे। 23 है, 23 है क्या 28 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, तो एक बार देखिए फिर से, 28 दिया हुआ, मैंने 23 लिख दिया है, 28 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, ठीक है, मैंने 23 लिख दिया है, यहाँ 28 है, 28, ठीक है 28। तो ये देखो 28 हो गया और ये 19, 28 में से 19 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 में से 4 जाएगा माइनस, तो कितना आएगा, 10 घाते 5 बचेगा 5 आएगा। मैं कह रहा हूं 10 घाते 5 आ गया ना, तो एक जीरो मांग के इसका दशमलव, एक जीरो मांग के इसका दशमलव, एक जीरो मांग के इसका दशमलव हटा देते हैं, तो यहां हो जाएगा 16, यहां हो जाएगा 25 और यहां हो जाएगा 1, और 10 घाते कितना बचेगा बेटा, खाली 2 बचेगा, खाली 2 बचेगा ना। 3 मैंने मांग लिए, 3 मांग लिए, बाकी सब भेज दिया ऊपर। अच्छा बताइए, सबको ऊपर भेज देंगे, सबको ऊपर भेज दो कितना बचेगा, अगर सबको ऊपर भेज दिया जाए, अगर सबको मैं यहां से ऊपर भेज दूं, ट्रांसफर कर दूं ऊपर, तो कितना हो जाएगा बताओ, यहां से रो का मान आ जाएगा 5, अब बटे कितना हो जाएगा, 5 हो गया, अब बटे में कितना हो जाएगा, ये हो गया 5, अब बटे में कितना हो जाएगा, बटे में रहेगा 8 16 25 1, 8 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, गुणे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, 10 घाते 2 लिखो बस, 10 घाते 2 को ऊपर लेके जाओ, 5 से पहले काट दो इसको, 5 बार में काट दिया, काट दिया 5 बार में। अब यहां से मुझे रो का मान मिल जाएगा 1 बटे 8 गुणे 16 पचे कितना हो गया, 80 हो गया, 10 घाते 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 घाते कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कैलकुलेशन देखो फिजिक्स में करना पड़ता है, भाग नहीं सकते उससे। यहाँ कितना हो गया बेटा 8 64, कितना आ गया, 10 घात -2 आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ 64 कर दो, 10 घाते 10 कर दो, बटे में कितना कर दो, 10 घाते -2 कर दो। यहाँ से निकालोगे तो 64 आएगा, 10 घाते 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, मतलब 10 घाते कितना बन जाएगा, -3 बन जाएगा, रो का मान आ जाएगा। 64 से 1 में भाग देना है, अगर हम 64 से 1 में भाग देंगे तो पहले लगाएंगे दशमलव, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 64 एकम कितना होगा, 64 होगा, कितना बटेगा 36 बचेगा, 0 लाएंगे, फिर के 5 बार में लेके जाओ तो 5 चौक के 20, 0 2 आ जाएगा, 5 30 2 32, 32 आएगा, मतलब 0 आएगा, 8 आएगा और 3 3 कट गया, ये 4 आया, 40 बचा। हम कह रहे हैं 0.015 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.015 आ रहा है, और 10 घाते कितना हुआ, -3, दशमलव को 2 अंक इधर लाना पड़ेगा, यहां लाना पड़ेगा, यहां लाना पड़ेगा, तो क्या आएगा बेटा, दशमलव को अगर यहां लाओगे तो कितना बनेगा, 1.5 और 10 घाते कितना हो जाएगा, कितना अंक लेके आए, 2 अंक लेके आए, 2 अंक लेके आओगे तो 2 अंक घटेगा, यहां से -3 -2 करोगे तो -5 आ जाएगा, और 1.5 के आगे और चलेगा, चलेगा, घटेगा तो नहीं। तो 1.5 गुणते 10 घाते -5 ओम मीटर, कितना बेटा, ओम मीटर, कितना ओम मीटर आ रहा है, कितना आ रहा है, ओम मीटर आ रहा है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि 1.5 10 घाते -5 ओम मीटर, तो 1.5 में तो आंसर नहीं है, 1.6 में है, 10 घाते -5 का एक ही आंसर है, 10 घाते -5 का एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, डी है। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी होगा, 1.56, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भूमि, सही है, 1.5 गुणते 10 घाते -5 ओम आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, जितने लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, जितने लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं वो एकदम सही दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जो देने एकदम सही दिया है, एकदम बढ़िया दिया है। ठीक है, देखिए बताइए, सवाल में कुछ ज्यादा नहीं करना था, जो भी मान दिया हुआ था मान निकाल के बस रखना था, रो का मान वगैरह सब दिया हुआ है, निकालना था यहाँ से,
तो रो का मान आपको पहले से पता था, वहां पे लाके रख दिए। सब कुछ मान रखने के बाद मैंने फॉर्मूला बनाया और फॉर्मूला रखा कि मैंने बस जितना भी मान दिया हुआ है रख के कैलकुलेशन मैंने किया है। कैलकुलेशन आपको भी करना पड़ेगा, कैलकुलेशन से आप कभी बच नहीं सकते। पढ़ रहे हो तो कैलकुलेशन तो भाई सवाल लगाओ, कैलकुलेशन आपको पूरा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन से आप नहीं बच सकते। बताइए सवाल समझ में आया? बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बताइए नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, बाकी मुझे लगता नहीं कोई डाउट इसमें होगा। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन किया गया, बस कैलकुलेशन किया गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए देखिए ये सवाल देखिए, अब ये सवाल देखिए, मैथ्स वाले बच्चों के लिए सवाल बहुत बढ़िया है। मैथ्स वाले बच्चों के लिए सवाल बहुत बढ़िया, जबकि सवाल नीट में आया हुआ है तो इंटीग्रेशन वगैरह बायो वालों को भी उतना ही अच्छा आना चाहिए। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन वगैरह बायो वालों को भी उतना अच्छा आना चाहिए, बढ़िया आना चाहिए, खराब नहीं आना चाहिए भाई, खराब नहीं आना चाहिए। देखिए सवाल में करेक्शन कर लीजिए, यहाँ क्यों है, आर नहीं यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों है, इसको करेक्शन कर लीजिए, यहाँ क्यों है, ठीक है क्यों है। चलिए देखिए क्या बोला गया है, किसी प्रतिरोध आर में, ठीक है, किसी प्रतिरोध आर में प्रवाहित आवेश का समय टी के साथ विचरण क्यों बराबर इतना दिया हुआ है। मतलब आवेश का ये दिया हुआ है सूत्र, जहां ए और बी धनात्मक नियतांक है, नियतांक मतलब कांस्टेंट है, तो आर में उत्पन्न कुल उष्मा कितनी होगी, उष्मा कितनी उत्पन्न होगी। देखो हीटर होता है, हीटर होता है घर में, हीटर हीटर, ठीक है, हीटर जो होता है घर में वो कब तक उष्मा देता है, हीटर तब तक उष्मा देगा जब तक उसमें धारा का प्रवाह होता रहेगा, जब तक धारा का प्रवाह होता रहेगा तब तक वो उष्मा देता ही देता है, ठीक है। हम कहते हैं अगर धारा कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है, धारा कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, तब वो उष्मा का प्रवाह क्या कर देगा, बंद कर देगा, यानी उष्मा तब नहीं देगा, नहीं देगा। तो धारा मान लीजिए पहले आपने बढ़ाई नहीं, कुछ दी नहीं, और धारा कुछ अंक तक मान लीजिए आप 15 एम्पियर तक करंट दे रहे हो, 15 एम्पियर तक करंट फिर देने लगे, तब तक तो वो क्या देगा, तब तक वो उष्मा देगा ही देगा। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए आपने कोई धारा नहीं देती और बाद में आप कोई धारा देते हो तो कितनी उष्मा आएगी। तो उष्मा की गणना करने के लिए, उष्मा की गणना करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कितने टाइम तक धारा जा रही है, धारा जा रही है। देखिए एक फॉर्मूला कल आपको बताया गया था, फॉर्मूला आपको बताया गया था कि पावर का फॉर्मूला बताया था मैंने, डब्ल्यू बटे कितना होता है बेटा, टी होता है, डब्ल्यू बटे कितना होता है, टी होता है। कई और फॉर्मूले पावर के हैं, नोट कर लीजिएगा, यहीं से नोट करिए, कल वाली कॉपी में लिखिएगा। v बराबर फॉर्मूला बेटो को, v बराबर कितना होता है, डब्ल्यू बटे क्यों होता है, डब्ल्यू बटे क्यों। तो डब्ल्यू बराबर यहां से कितना आ जाएगा, v इंटू कितना आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, v इंटू क्यों आ जाएगा। अब मैं रखूंगा, अगर डब्ल्यू का ये वाला मान उठा के यहां रख दूं, यहां रख दूं तो कितना बन जाएगा बताओ जरा। डब्ल्यू का ये मान उठा के अगर यहां रख दूं तो कितना बन जाएगा, v इंटू क्यों, v इंटू कितना हो गया, क्यों हो गया बटे में टी। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं बेटा, धारा बोलते हैं, तो v इंटू क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो पावर का नया फॉर्मूला आ गया, v इंटू आई आ गया, आ गया। आप जानते हो कि पावर बराबर क्या होता है बेटा, डब्ल्यू बटे टी होता है। अच्छा देखो एक और फॉर्मूला यहां से पावर का निकल सकता है, v बराबर कितना होता है बेटा, आई आर होता है, v बराबर आई आर ओम नियम से। तो आई इंटू आई कितना हो गया, आई का स्क्वायर आर हो गया। पावर का एक और फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ये सारे फॉर्मूले आप कॉपी में लिख लीजिएगा, सारे फॉर्मूले आप कॉपी में लिख लीजिएगा बारी बारी जैसे मैंने किया है। अच्छा यहां से मैं पूछूं आपसे कि उष्मा की गणना कैसे करते हैं। हमने बताया, आपको कभी बताया होगा, जरूर बताया होगा, कार्य की गणना और उष्मा की गणना और ऊर्जा की गणना, ऊर्जा की गणना सब एक ही फॉर्मूले से की जाती है, सब एक दूसरे के भाई बहन होते हैं। कार्य करोगे तो उष्मा जनरेट होगी और उष्मा जनरेट करोगे तो ऊर्जा खत्म होनी ही होनी है, होगी ना। कार्य करोगे, कार्य करोगे उष्मा हाथ गर्म हो जाएगी और करते करते थक भी जाओगे, एनर्जी का लॉस भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगी एनर्जी। हमने कहा कार्य करोगे तो उष्मा आएगी, उष्मा होगी तो ऊर्जा का व्यय भी होगा, ऊर्जा क्षय भी होगी, ठीक है। तो देखिए जरा क्या किया यहाँ पे, यहाँ क्या किया, उष्मा की गणना करने के लिए आप कार्य निकाल लीजिए। तो W बराबर कितना हो जाएगा बेटा, P इंटू कितना हो जाएगा, T हो जाएगा, इधर गुणा किया P इंटू T हो गया, P इंटू कितना हो गया, T हो गया। अब देखिए जरा P का एक फॉर्मूला आपके पास है, P का फॉर्मूला है आई स्क्वायर इंटू आर टी, कितना है बेटा, आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो रख दीजिए यहाँ पे आई स्क्वायर आर हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा बेटा, T बन जाएगा। आ गया W, यानी कार्य का फॉर्मूला मेरे पास आ गया। मेरे पास कार्य का एक सूत्र आ गया है जो ये बता रहा है कि कार्य कितना किया जाएगा, कितना कार्य किया जाएगा। देखो जितना कार्य किया जाएगा उतनी ही उष्मा भी उत्पन्न होगी, तो यही फॉर्मूला हमारा एच का फॉर्मूला मतलब हीट का फॉर्मूला भी होता है। तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाने वाले हैं। एच बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, चलिए पिंकी आप पढ़ाई में मन लगाइए, पिंकी आप पढ़ाई में मन लगाइए। जो लोग भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं, जो लोग भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उनका काम डिस्टर्ब करना है, ठीक है। बच्चे जो पढ़ रहे हैं आप लोग बस पढ़ते रहिए, बाकी जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनकी बातें सुनिए मत, उनकी बातें सुनिए मत, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, उनकी बातें सुनिए मत। इन लोगों को अपने पढ़ना नहीं रहता है, बाकी ये दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए ही आते हैं। शायद इनका कोर्स पूरा हो चुका होगा।
शायद इनका खुद का कोर्स पूरा हो जाता है इसलिए डिस्टर्ब करने चले जाते हैं, ठीक है, शायद इसलिए डिस्टर्ब करने चले जाते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, इनके बारे में कुछ बोला जाएगा तो इनको बुरा लगेगा, इनको बुरा लगेगा, लेकिन इनके बारे में कुछ बोलना जरूर चाहिए, बाद में बोलूंगा, कभी मन नहीं अभी। देखो H बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा RT, मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, फॉर्मूला बता दिया। लेकिन देखो जब भी आप हीट उष्मा की गणना करते हो, उष्मा की गणना करने हो तो कहां से कहां तक करोगे, कहां से कहां तक करोगे। देखो क्या दिया गया है, R बराबर दिया गया है 80 माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ये 80 नहीं है, 80 नहीं है, बल्कि ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्यों है, मैंने बताया था ना यहाँ पे क्यों है, ये क्यों है, तो देखिए जरा क्यों है 80 माइनस बीटी स्क्वायर। अगर आवेश का मान बेटा 80 माइनस कितना है, बीटी का स्क्वायर है, बीटी का स्क्वायर है, तो बताओ धारा कितनी होती है, धारा होती है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो हमको बेटा इसका क्या करना होगा, अवकलन करना होगा, क्या करना होगा, अवकलन करना होगा, अवकलन करना होगा, टी के सापेक्ष करना होगा, टी के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो बताइए जरा टी के सापेक्ष करते हैं तो टी को छोड़ देंगे, ए कॉमन है, ए को बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट बाहर निकल गया, टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना आता है बेटा, एक आता है, माइनस बी को छोड़ दीजिए, टी के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2t आएगा। जितने मैथ वाले बच्चे होंगे बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं, जितने भी बायो वाले हैं, अगर वो अवकलन सीखना चाहते हैं, अगर वो अवकलन सीखना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, पहला और दूसरा लेक्चर आप देख लीजिए, बस केवल पहला देख लीजिए, केवल पहला लेक्चर भी देख लेंगे तब भी आपको अवकलन के बारे में पूरा अंदाजा लग जाएगा, ठीक है, अवकलन के बारे में आपको, ठीक है, अवकलन के बारे में आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा, ठीक है, चलिए पूरा अंदाजा लग जाएगा, ठीक। तो आई बराबर आ गया, आई बराबर आ गया, आई का मान बेटा हम यहाँ पे रख देंगे, आई का मान यहाँ रखेंगे, लेकिन हम देखो करेंगे क्या, जब तक धारा जाएगी तब तक उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। आई का मान तो आ गया, बताओ कितने समय के लिए धारा जाएगी, कितने समय के लिए धारा प्रवाहित हो रही है, उतने समय तक उष्मा भी आएगी, जितने समय के लिए धारा जाएगी उतने समय के लिए उष्मा आएगी। अगर धारा का मान कितना हो जाए बेटा, 0 हो जाए तो उष्मा प्रवाहित नहीं होगी, तो कितने समय तक, अगर आई का मान 0 करोगे, आई का मान 0 करोगे तो 0 का मान कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 2bt, और टी का मान निकल जाएगा कितना आ जाएगा, a बटे 2b, कितना आ जाएगा, a बटे कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। यानी अगर टाइम का मान हम ये रखेंगे तो धारा का मान 0 हो जाएगा, तो इतने समय पे जाके धारा 0 होगी, यानी इस समय तक उष्मा प्रवाहित होगी, इस समय तक आपके उष्मा का मान निकल के आएगा, तो इतने समय तक उष्मा आएगी जब तक धारा 0 नहीं हो जाती है, ठीक है। तो देखिए कहां से करेंगे, हम करेंगे, धारा स्टार्टिंग में कितनी थी, 0 थी, बढ़ के कहां तक जाएगी बेटा, a बटे 2b तक जाएगी, a बटे 2b तक बढ़ के जाएगी। आई के स्क्वायर का मान क्या दिया है, आई क्या निकाला आपने, a माइनस 2bt निकाला, इसका करेंगे स्क्वायर, क्या करेंगे बेटा, इसका स्क्वायर कर देंगे, आई स्क्वायर हो गया। अब बगल में क्या रहेगा आपके पास, आर रहेगा, आर रहेगा, और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए यहाँ क्या लगाओगे बेटा, dt लगाओगे, क्या लगाओगे, छोटा टाइम लगाओगे dt, याद है इंटीग्रेशन हमेशा छोटे छोटे लोगों को जोड़ता है, तो dt करेंगे। यहां से देखिए मैथमेटिक्स वाले बच्चे बढ़िया रिलेट करेंगे इसको, देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से a बटे 2b आ जाएगा, a बटे 2b हो गया, फिर यहाँ से a माइनस 2bt कितना आ गया, a माइनस 2bt का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा r, ये हो जाएगा dt। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से, h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको इंटीग्रेट किया जाए तो पहले इसको खोल लिया जाए, पहले इसको खोल लिया जाए, तो देखिए इंटीग्रेशन है, 0 से कहां तक है बेटा, 0 से कहां तक है, a बटे 2b तक है, इसको खोल दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a का स्क्वायर आएगा, फिर कितना आएगा बेटा, b का स्क्वायर आएगा, 4b स्क्वायर t स्क्वायर आएगा, और फिर कितना आएगा बेटा, माइनस 2ab, तो माइनस 4ab इंटू कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, ठीक। और बगल में कौन है बेटा, r है, और ये कितना है, dt है, r है और कितना है, dt है, यहाँ कर दिया, 2 टू जा 4abt कर दिया, और बाहर मैंने ऐसे कर दिया, तो h बराबर कितना आएगा, चलिए इंटीग्रेट करिए। अब जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो a स्क्वायर बाहर इंटू यहाँ 1 है, 1 का रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा कितना आएगा, t आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करते हो वही आता है, प्लस 4b स्क्वायर, टी स्क्वायर करेंगे तो घात में एक जुड़ेगा और नीचे एक आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे करते हो, इंटीग्रेशन x के स्क्वायर का अगर करते हो तो ये बनता है x का पावर 3 बटे में 3, तो यहाँ क्या है बेटा, t का स्क्वायर और t का पावर 3 बटे 3, माइनस 4ab बाहर आ जाएगा, और यहाँ t का करेंगे तो t स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा r, ये बन जाएगा dt, बन जाएगा, dt नहीं आएगा, टी का कर दिया ना, टी का कर दिया तो अब dt हटा देंगे। कहां से कहां तक लिमिट है बेटा, 0 से लेके a बटे 2b तक लिमिट है, a बटे 2b तक लिमिट है। अब क्या करना है आपको, सिंपली इसमें मान रखना है, बस मान रखना है और हल करके निकालना है कितना आंसर आ रहा है। देखिए ए स्क्वायर, टी का मान सबसे ऊपर वाला है, ए बटे 2b कितना बेटा, ए बटे 2b रख दिया, ए बटे 2b रख दिया, प्लस 4b का स्क्वायर बटे में 3 है, और टी का क्यूब करना है, इसका क्यूब करके रखिए, तो ए का क्यूब बटे 8b क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो 8b क्यूब आएगा, माइनस माइनस, अब देखो यहाँ 2 से ये कट जाएगा, 2 बार में कट गया, कितना आ गया, 2ab आ गया, 2ab आ गया, और यहाँ मान रखेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा, और बटे में कितना आएगा, 4b का स्क्वायर आएगा। जीरो रखने से कोई मतलब नहीं है, सब जीरो हो जाएंगे, जीरो रखने से कोई मतलब नहीं है, सबके सब जीरो हो जाएंगे, सबके सब जीरो हो जाएंगे। देखिए समझिए बात को, अब यहाँ से क्या बचेगा, देखिए ये कटेगा, ये इससे कटेगा, कट गया,
एक बी से एक बी कट गया, एक बी कट गया, तो नीचे क्या बचा होगा? 2 दूनी का 4, 2 कटा होगा, एक बी बचा होगा। तो a इंटू ए स्क्वायर क्या आ गया बेटा? ए क्यूब। ए क्यूब बटे में कितना आया? 2b माइनस में ए क्यूब बटे कितना आया बेटा? ए क्यूब कितना आया बटे में कितना आया? देखिए ए क्यूब आया। हमने कहा ना कि ए से ये वाला देखो काटना नहीं है। देखो यहाँ पे क्या आया? ए इंटू ए स्क्वायर। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, फिर से कर दे रहा हूँ, फिर से करता हूँ। देखिए फिर से करता हूँ। देखिए एच का मान कितना आएगा? एच का मान कितना आएगा? ए इंटू ए स्क्वायर कितना आ गया? ए क्यूब बटे में कितना आ गया? 2b आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा? 2b आ जाएगा। और प्लस प्लस इसको देखिए जरा, इसको देखिए तो 4 से 4 दूनी का 8 कट गया, बी स्क्वायर से एक बी कट गया, यहाँ खाली बी बचेगा। तो क्या बचा होगा? ए क्यूब बटे में 6b बचा होगा। ए क्यूब बचा होगा और बटे में कितना बचा होगा बेटा? 6b बचा होगा। देखो ए क्यूब हो गया, बटे में क्या बचा? 6b कट गया ना, 3 दूनी 6, 6 अभी बचा होगा, बी स्क्वायर से भी बचा यहाँ पे। यहाँ देखिए 2 से वाला 4 काटा तो 2b नीचे बचा, 2b नीचे बचा, बी स्क्वायर से बी कटा तो एक यहाँ है बी बचा। ए क्यूब बटे 2b बचा है। क्या बचा बेटा? माइनस में ए क्यूब बटा 2b बच गया। अब बताइए ये वाला इससे कट गया तो h का मान क्या आया बेटा? ए क्यूब बटे में कितना आ गया? 6b आ गया। कितना आ गया? 6b आ गया। और बाहर देखो सब जगह क्या चल रहा था? r। या r बाहर था तो यहाँ भी क्या रहेगा? बाहर r रहेगा। तो जो उष्मा का मान उत्पन्न होगा वो ए क्यूब बटे के 6b आएगा इंटू r आएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? ए क्यूब आएगा और 6b के साथ क्या बचेगा बेटा? r बचेगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए क्या किया मैंने, सुनिए बात को। कहा ना कि आवेश का मान दिया था, आवेश का मान रखा है यहाँ पे, मैंने इसको एक बार अवकलन किया है, एक बार अवकलन करके धारा का मान निकाल लिए। धारा का मान तब तक रहेगा जब तक कि टाइम ये ना हो जाए, मतलब धारा 0 होगी तभी जाके खत्म होगा, हीट नहीं आएगा तभी उष्मा बंद होगी। ये पूछा है कब तक उष्मा आएगी, कुल उष्मा कितनी आएगी? जब तक धारा 0 नहीं होगा तब तक उष्मा आएगी नहीं। धारा 0 रख के मैंने टाइम का मान निकाल लिया और उतने ही टाइम तक मैंने उसको क्या कर दिया बेटा? इंटीग्रेट करके देख लिया कि हीट का मान कितना निकल के आ रहा है। तो समाकलन करके देखा मैंने, हीट का मान कितना निकलेगा? फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ पे, अवकलन समाकलन किया, समाकलन जैसे करते मैंने यहाँ करके दिखाया आपको, और डायरेक्ट बस मान रख दिया, ऊपर से रख के देखा, जो कट गया वही आंसर बचा हुआ है ए क्यूब। ठीक है, अच्छा ए बताया था आपने, आयुष श्रीवास्तव ने आंसर ए बताया था। चलिए ठीक है हम लोग भी भाई यूपी से ही हैं, हम लोग भी यूपी से ही हैं, हम लोग भी यूपी से ही हैं। चलिए ठीक है, चलिए आगे। अच्छा बताइए ये वाला सवाल बताइए, हम ये वाला सवाल बताइए, कल मैंने बताया था ये, जल्दी बताइए, कल मैंने ये वाला सवाल आपको बताया था ना? कल मैंने ये सवाल बताया, देखिए जेईई मेंस 2019 में सवाल पूछा है, जो मैंने कलर कोडिंग आपको कल पढ़ाई थी, जो मैंने कल कलर कोडिंग आपको पढ़ाई थी। ठीक है, चलिए आएगा, सवाल समझ में आएगा। राज राजा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अगर इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो बाद में पढ़ाएंगे, आएगा समझ में। अगर ये वाला सवाल समझ में ना आया आपको तो कोई टेंशन की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, आप लोगों ने इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। ये वाला बताइए, कल इसका आंसर बताइए, कल बताया गया था ये, कल मैंने इसको पढ़ाया है, कल मैंने इसको पढ़ाया है, जल्दी बताइए क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? भाई देखिए इसका आंसर दो, भाई हम अमिताभ बच्चन तो नहीं है, लेकिन हम इसके 50-50 तुम लोग को दे सकते हैं, इसके 50-50 तो दे ही सकते हो तुम लोग भी, अपने से इसका 50-50 दे ही सकते थे, इसके अपना 50-50 दे दो भाई। देखो लास्ट की चौथी वाली पट्टी कौन सी है? लास्ट की चौथी वाली पट्टी जो होती है वो हमेशा बताती है सोने चांदी के कलर, यानी कि हमेशा बताती है सहनशीलता क्या होता है। क्या बताता बेटा? सहनशीलता बताती, कल बताया था मैंने, कल बताया था कि चौथी वाली पट्टी सहनशीलता बताती है, इसका मान 5%, 10% या 20% ही होता है, बस तीनों में से कोई होगा बस। किस कलर का है? चांदी कलर का है, बताया था ना। सोना होगा तो 5%, सोना होगा तो 5%, चांदी होगा तो 10%, चांदी हो 10%, और कोई कलर नहीं रहेगा तो 20%। क्या है बेटा? चांदी है, चांदी है तो 10% वाले आंसर होंगे, चाहिए होगा, चाहिए होगा। बताओ जेई मेंस के सवाल में तुमने 2 आंसर काट दिए, जेई मेंस के सवाल में तुमने 2 आंसर तो ऐसे ही काट दिए। ठीक है, 2 आंसर तो ऐसे ही काट दिए, या तो सी सही होगा या तो डी सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। 11 12 ही तो है, 11 12 ही तो है, 11 12 ही तो है, क्या दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है, 11 12 ही तो होती है। चलो देखो क्या बताया मैंने बेटा, क्या बताया? लाल रंग है तो लाल रंग के लिए देखो सब में वही कोड है, सब में कोड वही है, 2 है 7 है, 2 है 7 है, 2 है 7 है, 2 है 7, तो समझ जाओ कि इसमें भी 2 और 7 ही होगा, 2 और 7 ही होगा। बताओ जेईई मेंस के क्वेश्चन में तुक्के लग जा रहे हैं सही सही, 2 और 7 के साथ कोई और नंबर ही नहीं दिया है, कोई और नंबर नहीं दिया, मतलब आगे का अंक 2 और 7 तो होगा ही होगा, सही बात है, 2 और 7 होगा। अब तुमको देखना है पावर क्या होगा। नारंगी, नारंगी का मतलब होता है बेटा ऑरेंज, क्या हो गया? ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया। तो देखिए बी बी रॉय, बी बी रॉय यहाँ होता है तो ऑरेंज यहीं पे आता है, तो ये हो गया 0 पे, ये वाला 1 पे, ये वाला 2 पे, और ये वाला किसमें होगा बेटा? 3 पे। तो ऑरेंज पे क्या कोड होता है? 10 का घात 3 होता है। क्या होता है? 10 का घात क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो 27 हो गया, और 10 घात 3 मतलब 27,000, 27,000, 1,000 का 1 किलो,
1000 का क्या बनता है बेटा, 1 किलो बनता है, 1000 का 1 किलो, तो 27,000 का क्या बनेगा, 27 किलो बनेगा, 27 किलो ओम आएगा, 27 किलो ओम आएगा, और 10% एरर के साथ आएगा, 10% एरर के साथ आएगा, कुछ चांदी है तो 10% आएगा। सी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। जो लोग सी ऑप्शन कर रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। तो आईआईटी में कौन सा ब्रांच भाई, आईआईटी में कौन सा ब्रांच? अगर आपको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए तो फिर एनआईटी भी खराब नहीं है, ठीक है, एनआईटीज भी खराब नहीं है, अपने में एनआईटीज का भी अगला क्रेज है भाई, अलग ही क्रेज है। चलिए, ये मेंस 2019 में पूछा हुआ सवाल था, मेंस 2019 में वो सवाल, देखिए कितना आसान सवाल आपसे 19 में पूछा हुआ है मेंस में। ठीक, देखिए ये सवाल, देखिए ये सवाल, देखिए इस सवाल को कर दीजिए, ये सवाल आखिरी है, ये सवाल आज का आखिरी है, इस सवाल को करिए तो छुट्टी होगी आपकी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिएगा, सुनिएगा बात को, मेरे बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए ये जो ज्वाइंट है, यहाँ जो ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट से दो लाइन टूट गई है, एक इधर टूट गई है, एक इधर टूट गई है, मतलब इस वाले के साथ, इस वाले के साथ ये वाला पूरा का पूरा समांतर में होगा, होगा कि नहीं? यहां से लाइन टूट गई ना, यहां से लाइन टूट गई, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, मतलब ये वाला और ये वाला हमेशा समांतर होगा। अब बताओ, ये वाला तार, ये वाला तार, ये वाला तार तो एक ही में आपस में कहीं टूटा नहीं है, ये वाला, ये वाला, ये वाला तो आपस में कहीं टूटा नहीं है। तो R3 R4 R5 किसमें बेटा, श्रेणी में है, किसमें है, श्रेणी में, को कहीं टूटे नहीं है, कहीं टूटे नहीं है। तो R3 R4 R5 सब श्रेणी में हो गए, श्रेणी में हो गए। तो R3 का मान कितना दिया है, 20 ओम, R4 का मान देखो कितना दिया है, 5 ओम, R5 का मान कितना दिया है, 25 ओम। तो 20 ओम, 5 ओम, 25 ओम, 20 ओम, 5 ओम और कितना हो गया, 25 ओम। तो 25 5 30, 30 और 5 30 कितना हो, 50 हो गया, 50 ओम। खाली इधर का बेटा, खाली इधर वाला कितना आया, 50 ओम आया, 50 ओम आया। मैंने कहा कि 50 ओम वाला इसके साथ कैसे होगा बेटा, समांतर में होगा। यहां से तार टूटा तो ये वाला, ये वाला, ये वाला किसमें हो गया, श्रेणी में, जोड़ दिया, 50 आ गया। ये अकेला 50 इसके साथ समांतर में है, R2 के साथ समांतर में, R2 का मान कितना है, 10 ओम। तो 50 ओम 10 ओम किसमें होंगे, समांतर में होंगे। तो 50 ओम और 10 ओम को अगर जोड़ा जाए समांतर में तो कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 50 आएगा। यहाँ 5 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 5, सॉरी 5 6 हो गया ना, यहाँ कितना, यहाँ 1 आएगा, 50 हो गया, यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 5, मतलब 6 बटे कितना आया, 50 आया। तो 1 बटे आर का मान 6 बटे 50, तो आर का मान कितना आ गया, 50 बटे कितना आ गया, 6 आ गया। 50 बटे 6 का मतलब होता है बेटा 25 बटे 3, 25 बटे कितना होता है, 3। तो बताइए जरा कि इन सब को हटा के, इन सब को हटा के यहाँ जो अकेला ये लगा होगा, अकेला ये सब हट गया, सब हट गया, ये जो अकेला लगा होगा वो अकेला कितने ओम का लगा होगा, 25 बटे 3 ओम का। कितने का लग गया, ये 25 बटे 3 ओम का। अच्छा बताओ, ये वाला तार, ये वाला तार और ये वाला तार आपस में कैसे रहेगा, श्रेणी में रहेगा। अब ये वाला, ये वाला, ये वाला श्रेणी में होगा ना, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं तार टूटा नहीं है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इन सब को हटा के मैंने ये लगाया है, तो ये वाला और ये वाला जो रहेगा वो सबके सब श्रेणी में होंगे, देखो ऐसे श्रेणी में होंगे। तो R1 R6 और 25 बटे 3 श्रेणी में है। तो 25 बटे 3 और R1 क्या है, R1 कितना बेटा, R1 कितना दिया है, 15 ओम, तो 15 ओम हो गया, और प्लस R6 क्या है हमारे पास, 30 ओम, तो ये कितना हो गया, 30 ओम हो गया। तो आ गया 25 बटे 3 आ गया, और 15 और 30 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा। एक आ गया, एलसीएम आ गया 3, यहाँ आ जाएगा आपका 25, 25 आ जाएगा, और 3 से गुणा कर दिए, 3 5 15 आएगा, एक आएगा, 3 चौके 12 13, 135 कितना आया, 135। अब 135 में 25 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, ये 30 20 50 10 60, 160 बटे कितना आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है ना, 160 बटे कितना आ रहा, 3 आ रहा, मैंने सही किया है, बताइए मैंने ठीक किया है, यहाँ तक एकदम सही है। अगर गड़बड़ हो तो बताइए, बताइए गड़बड़ है तो बताइए। 45 आया ना, 45 सही है, मैंने ठीक किया, मैंने यहाँ तक। हाँ राज राजा, एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल जाए, एनआईटी में कंप्यूटर साइंस और किसी भी आईआईटी में, एनआईटी में आपको कंप्यूटर साइंस और किसी भी आईआईटी में अगर कोई नंबर मिल जाए इस तरीके से तो ठीक है, सही तो है, ठीक तो है। देखो यहाँ ओम आया, ये आपके रेजिस्टेंस का मान आ गया, कुल प्रतिरोध का मान आ गया, कुल आ गया। देखो प्रतिरोधों की कुल संख्या मैंने निकाल दी, कितनी, 160 बटे 3। प्रतिरोध हमारा 160 बटे 3 आया है, 160 बटे 3 क्या निकालना है, बैटरी से ली जाने वाली धारा का मान निकालना है, धारा का मान निकालना है। बेटा धारा का मान क्या होगा, बताओ धारा का मान क्या होता है, V बराबर कितना होता है, आई आर होता है। V बैटरी का वोल्टेज कितना है, देखो बैटरी का वोल्टेज कितना है, बैटरी कितना दे रही है, 15 वोल्ट दे रही है। बैटरी अगर हमको 15 वोल्ट दे रही है, धारा का मान निकालना है, कुल रेजिस्टेंस का मान हम निकाल ही दिए हैं, कुल रेजिस्टेंस निकाल दिए 160 बटे 3, कितना निकाल दिए, 160 बटे कितना निकाल दिए, 3 निकाल दिए। अगर हम गुणा कर दें तो 15 गुणे 3 बटे कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 160 आ जाएगा। और यहाँ से आई का मान निकल सकता है, निकल सकता है। काटो जरा इसको, 5 3 15 कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10 कट जाएगा,
9 बटे कितना आ जाएगा बेटा 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 बटे 32, 3 त्रिक के 9, 9 बटे कितना आया 32। आई का मान है तो एम्पियर में आएगा, आई का मान है तो एम्पियर में आएगा। तो 9 बटे 32 कहीं दिया है, 9 बटे 32 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 9 बटे 32 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, एकदम सही है। चलिए अंकित यादव का आंसर एकदम सही है, 9 बटे 32 वाला आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, पैकेज का निर्धारण भाई इंटरव्यू वगैरह और प्रैक्टिकल से होता है कि आप पूरे साल में कर क्या रहे हैं। ठीक है, 9 बटे 32, 9 बटे 32 वाला आंसर एकदम सही है। बताइए कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। ये वाला सारा का सारा सीरीज में था, मैंने बताया, जैसे मैंने बताया बहुत अच्छे तरीके से सवाल देखिएगा, हल करिएगा। हल करेंगे तो सारे सवाल लग जाएंगे। और देखिए मेंस में 19 में आया, ये भी सवाल है, ये भी मेंस 19 में आया सवाल है। तो मैंने सारे सवाल आपको करा दिए हैं।